नहीं, मेरा थोड़ा बहुत बक अगर सुन लोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये चैप्टर। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इसको अच्छे से। इससे क्वेश्चन बनती है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनती है। इस सब लाइन से हम लोग का काम करने का दो पहलू है, सबसे पहला इंडिविजुअल और दूसरा सोशल। ऐसा ही हाल डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का था। वो जब राष्ट्रपति बने तो वो, भारत एक बड़ा डेमोक्रेसी देश है और इसका डेमोक्रेसी का जो राष्ट्रपति एक किसी देश का सबसे मुख्य व्यक्ति होता है और ये राष्ट्रपति के रूप में इन्हें चुना गया। इसलिए ये बोलते हैं ज्ञान और सच्चाई की खोज में अपना पूरा जीवन लगा दिए, डेडिकेट कर दिए। वो अपना जीवन जिए किसके, डिग्निटी के साथ, अपनी गरिमा के साथ, अपनी इज्जत के साथ और इंसाफ के साथ, विद जस्टिस। इनके अंदर का क्या फीलिंग्स है वो आपको समझ में आ रहा होगा। ये पूरे भारत को अपना घर मानते हैं और यहाँ के लोगों को अपना परिवार मानते हैं। हम एकदम पूरा फुल ट्राई करते हैं कि आप सबको एक बेस्ट क्लास मिले पूरे यूट्यूब पे ना, इससे और बेहतर इस चैप्टर पे ना मिले। आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बात करेंगे इंग्लिश क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 जो है अपना भारत इज माय होम। आज हम लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। यानी आज के इस क्लास में आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ाते हुए आपका समाप्त करेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आने वाली है। यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर से संबंधित और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज आप देखोगे इंग्लिश कितना आसान बनता है, इंग्लिश को कितने अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। चलिए जी हम लोग शुरुआत करते हैं। और ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 है। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 जो है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर ऑलरेडी हम बहुत अच्छे से पढ़ा दिए हैं। आप सभी को उसका वीडियो मिल चुका होगा, नहीं मिला है तो नीचे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप जाके चैप्टर 1 अपने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। आइए आज हम लोग चैप्टर 2 को भी बहुत अच्छे से कंप्लीट करते हैं। चलो सभी बच्चे इस क्लास को लाइक कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए और मेरे साथ अपनी पूरी इंग्लिश की तैयारी रोजाना बहुत बढ़िया तरीके से फ्री में करिए। चलिए जी सबसे पहले चैप्टर को समझते हैं। चैप्टर में बेसिकली जो होता है हम लोग का ये चैप्टर का नाम, ठीक है, हम लोग का जो है इंग्लिश में आप सभी लोग जानते हैं, एक होता है प्रोज सेक्शन, एक होता है पोएट्री सेक्शन। प्रोज सेक्शन में पहला चैप्टर आपका इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर था, दूसरा चैप्टर आपका भारत इज माय होम है। अब देखो भारत इज माय होम, इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब हुआ भारत है ना, इज माय होम, भारत मेरा घर है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं कि इसका मतलब ये हम लोग का आ रहा है कि मतलब यहां पे जो चैप्टर है उसमें क्या बताया कि भारत को अपना घर बताया गया है, यानी भारत को अपना क्या बताया गया, होम बताया गया है ना। तो ये जो है बेसिकली पूछा जाएगा आपके परीक्षा में, ये क्या है ना, भारत इज माय होम क्या है। तो आपसे पूछा जाएगा बाबू ये स्टोरी है, स्पीच है, पोएम है, क्या है ये, है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये एक स्पीच है, ठीक है, स्पीच है, ठीक है। ये क्या है, एक स्पीच है। स्पीच का मतलब क्या हुआ, ये एक भाषण है, ठीक है, ये एक भाषण है। और ये भाषण का एक क्या है, भाषण जैसे एक बड़ा लंबा सा भाषण दिया जाता है ना, उसमें से एक छोटा सा पार्ट कट करके बोल सकते हैं, वही भाषण को बहुत अच्छे से यहाँ पे लिखा गया है इस पूरे चैप्टर में। तो ये भारत इज माय होम एक स्पीच है जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने भाषण जो देते हैं बस उसी से लिया गया है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक जगह भाषण दे रहे थे, वो जगह कौन सा था पता है, ये राष्ट्रपति बन रहे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बन रहे थे और राष्ट्रपति पद का शपथ लेने के बाद वो ना भाषण दिए थे पहला, है ना, अपने देश को संबोधित करेंगे ना कि वो राष्ट्रपति बने हैं, तो उसी भाषण में जो जो वो शब्द बोले हैं उसी चीज को यहाँ पे भारत इज माय होम में लिख दिया गया है, ठीक है। तो उनका भाषण का एक अंश है, यानी एक स्पीच है जो कि किसके द्वारा डिलीवर किया गया है, तो ये डिलीवर किया गया डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा, है ना। ये है अपने पास डॉक्टर जाकिर हुसैन, आप सबको पता होगा ये आपके भारत के 3rd प्रेसिडेंट है ना, भारत के तीसरे राष्ट्रपति हैं, जो कि ये पता है कब बने थे, 1967 में ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने थे और उसी समय ये भाषण ये दिए थे भारत इज माय होम, ठीक है, जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी देखो इनका जन्म के बारे में सवाल आती है, आपके इनके निधन के बारे में आपके परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। तो 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में इनका जन्म होता है, ठीक है, हैदराबाद में 1897 में इनका जन्म हुआ। निधन इनका डायरी कब करते हैं, 3 मई 1969, एज 72, दिल्ली इंडिया। यानी मतलब बात करें 3 मई 1969 को इनका जब 72 साल का उम्र था उस समय इनका दिल्ली में इनका निधन होता है, ठीक है। ये 2 डेट आपको ध्यान में रखना है, इससे सवाल बनती है, ठीक है। जन्म कहाँ पे हुई है, हैदराबाद में, ये भी ध्यान में रखना है। जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन खान वाज एन पॉलिटिशियन, ये क्या थे, पॉलिटिशियन थे, हु सर्व्ड एज द 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। ये जो 3rd प्रेसिडेंट, भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में भी अपनी सेवा ये दे चुके हैं। मतलब ये
एक जो पॉलिटिशियन हुए तो ये तीसरे राष्ट्रपति भी बने, ठीक है, राष्ट्रपति बने, यानी भारत के पूरे भारत का सबसे अपर जो बोल सकते हैं पोस्ट होता है राष्ट्रपति का होता है, और उस राष्ट्रपति पद पे ये बैठे थे, है ना, और ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति भी बने, ठीक है। तो चलो जी, हम लोग बस आज इसको शुरुआत करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। पहले तो थोड़ा सा हम लोग राइटर के बारे में जान लेते हैं जो आपके बुक में दिया रहता है, और फिर एक एक पैराग्राफ जो होता है उसका अच्छे से मतलब बताते हुए चलेंगे, वर्ड मीनिंग बताते चलेंगे, ठीक है। अक्सर आजकल यूट्यूब पे देखते होंगे छोटा छोटा लेक्चर आता है जिसमें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता है। हम यहाँ पे आपको वर्ड मीनिंग देंगे, आपको पूरे अच्छे से राइटर के बारे में बताएंगे, पूरा पूरा लाइन बाय लाइन बताएंगे, सारा का सारा लाइन का हिंदी बताते हुए चलेंगे अच्छे से, ताकि आपको एक एक शब्द एक एक चीज का मतलब समझ में आए और आप बढ़िया तरीके से हिंदी को समझो, फील करो, है ना, ताकि आपकी परीक्षा में कोई भी सवाल आए, कहीं से आए, आप अच्छे से बना पाओ। चलो जी, हम लोग भाई ये तो जान गए ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति भी बने, और इनके बारे में कुछ कुछ जानकारी था जो आप सबको हम दिए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब चलते हैं इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, और फिर हम लोग पहला पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। हर पैराग्राफ से पहले वर्ड मीनिंग दिखाएंगे और फिर पैराग्राफ का लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज सबसे पहले राइटर के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग ले लेते हैं। देखो जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका जन्म और निधन का डेट दिया गया है। 1897 में जन्म हुआ था हैदराबाद में, और दिल्ली में 1969 को इनका निधन हो गया था, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न इन हैदराबाद, इनका जन्म हैदराबाद में होता है। वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर, ये एक बोल सकते हैं आज़ादी की लड़ाई लड़ने में एक बहुत ही ग्रेटेस्ट, एक महान जो है फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है, सैनिक थे। एज वेल एज एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, है ना, और साथ ही साथ ये एमिनेंट का मतलब क्या होता है, प्रख्यात, बहुत फेमस, एजुकेशनिस्ट मतलब बोल सकते हैं शिक्षाविद, यानी शिक्षा से जुड़े हुए बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति में से एक थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। डॉक्टर हुसैन यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है भारत के राष्ट्रपति बनते हैं कब, 1967 में, है ना, 1967 में वो भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। डेट याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। अर्लियर, है ना, इससे पहले देखो वो राष्ट्रपति तो बने 1967 में, लेकिन अर्लियर इससे पहले ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार, इससे पहले वो बिहार के गवर्नर के रूप में भी अपनी सेवा को दे चुके हैं। मतलब इससे पहले प्रेसिडेंट बनने से पहले वो बिहार के गवर्नर बन चुके थे, ठीक है। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1966, है ना, 1967, है ना। ये जो भारत इज माई होम है एक क्या है, एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट का मतलब लिया गया, उद्धरण, यानी कोई एक बड़ा सा पार्ट में से कुछ एक छोटा सा निकाल लिए, यानी उनका लंबा सा स्पीच था, उसमें से एक पार्ट बोल सकते हैं कुछ मिनट से कुछ मिनट तक, यानी उनका एक स्पीच से कुछ एक हिस्सा निकाल लिए, और यहाँ पे आज हम लोग उसी को भारत इज माई होम के रूप में पढ़ते हैं। तो यही लिखे हैं, भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967, जो 1967 में वो भाषण दिए थे उसमें से लिया गया उद्धरण है, या उससे लिया गया अंश है, ठीक है। आफ्टर टेकिंग द ओथ एज द प्रेसिडेंट, वो जो भाषण देते हैं कब देते हैं, राष्ट्रपति पद का शपथ लेने के बाद। ओथ का मतलब होता है शपथ, एज ए प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पद का शपथ लेने के बाद जो भाषण देते हैं 1967 में, उस भाषण का ये अंश है कौन सा, भारत इज माई होम। क्लियर ना। चलो, इन हिज फर्स्ट स्पीच, अपने पहले भाषण में, एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपनी पहली भाषण में, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ, डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति पद के रूप में अपने पहले भाषण में खुद से शपथ लेते हैं। प्लेज मतलब शपथ लेना, है ना, शपथ लेते हैं टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, यानी भारत की संस्कृति का, है ना, भारत की जो है बोल सकते हैं संस्कृति का क्या करेंगे, सर्विस ऑफ टोटलिटी, मतलब पूरी समर्पण के साथ सेवा करेंगे, है ना, पूरी समर्पण के साथ इसकी देखरेख करेंगे। ये शपथ लेते हैं कि भारत की वो राष्ट्रपति बने और भारत की संस्कृति का बहुत ही समर्पण के साथ उसका ख्याल रखेंगे, उसका देखरेख करेंगे, ठीक है। तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे, और डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के बारे में आपको कुछ चीज आपको बता दी है। अब चलते हैं इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आपको थोड़ा बहुत अगर जानकारी दे तो डॉक्टर जाकिर हुसैन आपको पता है कि भैया इनका जन्म जो है हैदराबाद में होता है। 1967 में ये भारत के 3rd प्रेसिडेंट बनते हैं, भारत के तीसरे राष्ट्रपति बनते हैं, और उस समय भाषण देते हैं, और उसी भाषण का जो है कि अंश है अपने लोग, वही एक्सट्रैक्ट है भारत इज माई होम, ठीक है, ये हम समझ गए। अब हम लोग का जो है ना पहला पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। कुल मिला के अगर बात करें अपने ये जो है ना पूरा अपने भारत इज माई होम जो अपना चैप्टर है, ठीक है, भारत इज माई होम, अपना ये क्या है, ये एक स्पीच हुआ, ठीक है ना। ये जो इसमें है, इसमें कितना पैराग्राफ पता है, 9 पैराग्राफ है। बोलोगे पैराग्राफ क्या होता है भैया, तो देखो जैसे ये अपना हुआ ना, ये अपना देखो ये अपना पैराग्राफ हुआ, ठीक है, ठीक है। अब यहां से पैराग्राफ चेंज हो गया,
ठीक है, तो ये अपना पैराग्राफ 1 हुआ, ये अपना पैराग्राफ 2 हुआ, ऐसे करके टोटल 9 पैराग्राफ है जो अपने लोग को भारत इज माय होम में पढ़ना होता है। अच्छा, एक चीज और आपको पता है, एक चीज और आपको जानकारी होना चाहिए, आपको पता है भारत के जो है थर्ड प्रेसिडेंट कौन है? कहोगे भैया अभी जस्ट तो आप बताए हैं। हाँ, थर्ड प्रेसिडेंट अपने हो गए कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना, जाकिर हुसैन जी। ठीक है, इसी चैप्टर में एक और चर्चा होती है सेकंड प्रेसिडेंट, है ना, मतलब जाकिर हुसैन जी से पहले कौन थे? तो जाकिर हुसैन जी से पहले थे डॉक्टर राधा कृष्णन, है ना, डॉक्टर राधा कृष्णन। ठीक है, राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन जी सेकंड प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो जब भी देखो कोई एक राष्ट्रपति रिटायर, मतलब राष्ट्रपति से हटके दूसरा राष्ट्रपति आता है, सेकंड से अब थर्ड पे आया, तो थर्ड वाले ना डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनके बारे में कुछ तो बोलेंगे ना कि राधा कृष्णन भी बहुत अच्छा काम किया, अब मेरे हाथ में आया है कमान, है ना, तो ऐसा ये भी बात करते हैं, तो आगे हम लोग जानेंगे। बस अभी के लिए आप इतना याद रखिए, सेकंड प्रेसिडेंट राधा कृष्णन जी थे, डॉक्टर राधा कृष्णन। ठीक है, चलो जी, पहला पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं, यानी हम लोग जो है ना बुक को पढ़ना अब शुरुआत कर रहे हैं। सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट एकदम मोबाइल फुल स्क्रीन कर लीजिए, है ना, और मेरे साथ शिद्दत से पढ़िए। और आपको अगर सच में वीडियो अच्छा लग रहा हो, है ना, आप चाहते हैं ऐसा वीडियोज आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, है ना, ताकि हमें भी ऐसा पता चले कि कितने सारे बच्चे इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, चलो जी, पहला पैराग्राफ पे हम लोग पहुंच चुके हैं, और फर्स्ट पैराग्राफ का सबसे पहले वर्ड मीनिंग को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन पढ़ना। ठीक है, चलो देखो, कन्फेस, है ना, कन्फेस का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना, कुछ चीज मानना। हम कुछ चीज कन्फेस कर रहे हैं, कुछ मेरे में गलती था, हम आपसे कन्फेस कर रहे हैं कि स्वीकार कर रहे थे, हाँ हो सकता है मेरे से गलती हुआ होगा, है ना, ऐसा। ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है अभिभूत होना, है ना, यानी जैसे किसी को थैंकफुल होना, किसी के प्रति थैंकफुल होना, जैसे कि आप पे कोई एहसान कर दिया हो और आप उसको ना ग्रेटिट्यूड करो, मतलब आप उसको ना एकदम बोल सकते हो कि बस उसके एहसान के नीचे आप दबे महसूस कर रहे हो। तो ऐसा ही हाल डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का था। वो जब राष्ट्रपति बने तो वो भारत की जनता जो उन पे एहसान किया कि उन्हें राष्ट्रपति पद पे बना दिया, इसके लिए वो बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अभिभूत महसूस कर रहे हैं, है ना, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, वो एहसानों तले दबे हुए महसूस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? विश्वास, आस्था, भरोसा। ठीक है, इलेक्टिंग का मतलब क्या होता है? चुनना, मतलब चुनाव, सदस्यता चुनना, जैसे किसी को इलेक्ट करते हैं। इलेक्टिंग का मतलब क्या हुआ? किसी को चुनना, जैसे आप कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के रूप में किसी को चुनते हो, मुख्यमंत्री के रूप में किसी को इलेक्ट करते हो, है ना, प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं, उसके बाद अपने लोग का बहुत सब जितने भी पोस्ट होते हैं, मतलब जो भी राजनीतिक दल में, तो सब एक इलेक्ट होते हैं, तो वही चुनाव होता है, जो चुनना होता है उसको कहते हैं इलेक्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपना कुछ वर्ड्स हुआ, समझ में आ गया। चलो पैराग्राफ को समझते हैं बाबू, है ना, पहला पैराग्राफ अपने लोग का क्या बोला जा रहा है। इसमें देखो पहला पैराग्राफ नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिंदी साइड नहीं देखना है, हिंदी आपके समझने के लिए है, इस साइड आपको देखना है इंग्लिश में, आपके बुक में यही लिखा होगा, ये तो हम एक्स्ट्रा में दिए हैं, आप सबको हेल्प करेगा। जो मेरे से नहीं सुनना चाहता है, अरे भैया बहुत बकबक करते हो, हम इस साइड से पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मेरा थोड़ा बहुत बकबक अगर सुन लोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये चैप्टर। ठीक है, बढ़िया से आ जाओ। देखो पहला पैराग्राफ है, अच्छे से माइंड पूरा फोकस, इधर उधर दुनिया की हर बातों को भूल जाओ, शांत फोकस, आ जाओ। I must confess that I am overwhelmed by the trust of my people have placed me by electing me to the highest office in the land। क्या पढ़ दिए हम? देखो ये बोलते हैं I must confess that, मैं निश्चित रूप से ये स्वीकार करूंगा, मैं मानता हूं कि, है ना, आई मस्ट कन्फेस का मतलब स्वीकार करना, मानना, मैं मानता हूं कि, मैं बिल्कुल ये स्वीकार करता हूं, डैट कि आई एम ओवरवेल्म्ड, मैं अभिभूत महसूस कर रहा हूं, मैं बहुत एहसानों तले दबे महसूस कर रहा हूं। ठीक है, बाय द ट्रस्ट ऑफ माई पीपुल, है ना, अपने लोगों का ट्रस्ट देख के, भरोसा देख के, मेरे पे जो भरोसा किए अपने लोग, उनके भरोसा को देख के मैं बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड महसूस कर रहा हूं, अभिभूत महसूस कर रहा हूं। हैव प्लेस्ड मी इन मी, है ना, बाय इलेक्टिंग मी, है ना, वो लोग मुझे बैठा दिए, वो लोग मुझे चुन लिए, है ना, टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, इस भारत के सबसे ऊंचे पोस्ट के लिए, सबसे ऊंचे ऑफिस के लिए हमें चुन लिए, है ना। इसलिए भारत के लोगों के प्रति उनके ट्रस्ट को देख के ये बहुत ज्यादा थैंकफुल महसूस कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा शुक्रगुजार महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो वही बोलते हैं कि भाई देखो हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड क्यों है यहाँ पे शब्द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, मतलब सबसे ऊंचा ऑफिस, यानी सबसे बोल सकते हैं प्रभावशाली ऑफिस पूरे धरती का। क्यों? क्योंकि भारत एक बड़ा डेमोक्रेसी देश है और इसका डेमोक्रेसी का जो राष्ट्रपति
राष्ट्रपति एक किसी देश का सबसे मुख्य व्यक्ति होता है, देश का राजा बोल सकते हो कि राष्ट्रपति, जो कि प्रधानमंत्री से भी ऊपर पोस्ट हुआ राष्ट्रपति का, और ये राष्ट्रपति के रूप में इन्हें चुना गया। इसलिए ये बोलते हैं कि मैं एहसानों तले दबे महसूस कर रहा हूं कि भारत के लोगों ने हमें पूरी धरती के सबसे बड़ा ऑफिस में हमें बैठा दिया, उसमें हमें जगह दे दी, चुन के हमें यहाँ पे ला दिया, है ना। इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार महसूस कर रहे हैं भारत के लोगों के प्रति। पहला पैराग्राफ क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना। मतलब ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जी बोलते हैं कि मुझे जो है राष्ट्रपति पद के लिए यहाँ पे चुन लिया गया, मुझे हाईएस्ट ऑफिस में मुझे बैठा लिया गया, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एहसानों तले दबे महसूस कर रहा हूँ अपने लोगों का ट्रस्ट, अपने लोगों का भरोसा देख के। ठीक है, ये अपना हुआ पहला पैराग्राफ। अभी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 2 में देखो कुछ शब्द है, मेंटल इक्विपमेंट। मेंटल इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है? मानसिक मजबूती, है ना। मेंटल इक्विपमेंट, मानसिक मजबूती, यानी राष्ट्रपति पद को लेके ना मानसिक मजबूती, यानी लोगों के मन में ना, मतलब बोल सकते हैं कि एक भरोसा बना कि राष्ट्रपति पद बहुत अच्छा पद है। एरुडेशन का मतलब क्या होता है? एरुडेशन का मतलब होता है ग्रेट नॉलेज, यानी बोल सकते हैं पंडित, अच्छा खासा नॉलेज, ज्ञान अच्छा खासा, है ना, उसको कहते हैं। डिवोटेड टू, डिवोटेड का मतलब होता है डेडिकेशन, है ना, डेडिकेटेड, डेडिकेशन, है ना, कुछ आप किसी में डिवोटेड हो, मतलब आप अपना एजुकेशन में डिवोटेड हो, मतलब पूरे डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हो, तो उसको कहते हैं डिवोटेड, है ना, मतलब के लिए समर्पित। एसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, है ना, कुछ चीज हमारे पढ़ाई के लिए एसेंशियल होता है, कुछ चीज जरूरी होता है, आवश्यक होता है ना, एसेंशियल उसके लिए प्रयोग करते हैं, एसेंशियल मतलब आवश्यक। ठीक है। फिलोसफिकल थॉट का मतलब होता है दार्शनिक विचार, है ना, फिलोसफिकल थॉट, दार्शनिक विचार। सीज्ड का मतलब होता है स्टॉप्ड, यानी रोक देना, मना कर देना, रह गया हो, है ना, स्टॉप्ड, ऐसा समझ लो ना, सीज्ड का मतलब हुआ। तो ये कुछ आप शब्द देखें। आइए ना, इससे संबंधित पैराग्राफ नंबर 2 अब देखते हैं। ठीक है, बढ़िया समझते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है कि डॉक्टर राधाकृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी ए मेंटल इक्विपमेंट। अब देखो, यहां तो ये बात किए डॉक्टर जाकिर हुसैन की, देखो हमें जो है ना भारत के लोग हम जो है भारत के लोग के प्रति बहुत शुक्रगुजार है, हमें बहुत एहसानों तले दबा हुआ महसूस कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था इनको कि भारत के लोग ने इतना भरोसा दिखा के इन्हें भारत के मतलब राष्ट्रपति पद के लिए चुना, इन्हें पूरे धरती के सबसे ऊंचा ऑफिस पे इन्हें बैठा दिया, है ना, सबसे ऊंचा पोस्ट इन्हें दे दिया, है ना, इसके लिए शुक्रगुजार व्यक्त करते हैं। अब देखो ये राष्ट्रपति बने, ठीक है, कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन, आपको पता है राष्ट्रपति बने, है ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन 3rd प्रेसिडेंट बने। अब लेकिन ये कब बने थे? 1967 में, ठीक है, 1967 में। इससे पहले राष्ट्रपति कौन थे? राधाकृष्णन, जो राधाकृष्णन सेकंड प्रेसिडेंट थे, जो जाकिर हुसैन से पहले थे। अब तो इनको बदलना था, अब जाकिर हुसैन बनने वाले थे। तो जाकिर हुसैन अपने भाषण में बोलते हैं, है ना, राधाकृष्णन जी के बारे में कि राधाकृष्णन भी बहुत अच्छे से काम किए, राष्ट्रपति पद को एक मानसिक मजबूती दिए, एक पहचान दिए, एक अच्छा ज्ञान दिए राष्ट्रपति पद को, है ना, राष्ट्रपति पद को बहुत आगे लेके गए। ठीक है, तो बहुत सारा बड़ाई भी करते हैं राधाकृष्णन जी के बारे में, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पे डॉक्टर राधाकृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी ए मेंटल इक्विपमेंट, है ना, ये बोलते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलते हैं कि राधाकृष्णन जो थे भारत के सेकंड राष्ट्रपति, वो जो है ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी, वो राष्ट्रपति पद पे के लिए लाए ए मेंटल इक्विपमेंट, एक मानसिक मजबूती दिए राष्ट्रपति पद को, है ना, ए डिग्री ऑफ एरुडेशन, यानी बोल सकते हैं कि ज्ञान का स्तर दिए, है ना, एक ज्ञान दिए अच्छा खासा। ठीक है, एरुडेशन का मतलब ज्ञान, ठीक है, नॉलेज, ठीक है, एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और बोल सकते हैं अनुभवों का ज्ञान दिए, है ना, अनुभवों का बोल सकते हैं अनुभव रूपी धन दिए। कौन? राधाकृष्णन। रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, और ऐसी अनुभव जो है ना शायद ही कहीं पाई जाती है। तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या बोलते हैं कि राधाकृष्णन जो है ना राष्ट्रपति पद को एक मानसिक मजबूती दिए, एक बोल सकते हैं ज्ञान का स्तर दिए, और अनुभवों का अनुभव रूपी धन दिए। ठीक है, जो कि बोलते हैं शायद ही कहीं और पाया जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम डिवोटेड to the pursuit of knowledge and trust, है ना, during a lifetime devoted to the pursuit of knowledge and truth, है ना, during a lifetime devoted, कि अपने पूरे जीवन यानी पूरा उम्र डिवोटेड रहे, यानी डेडिकेटेड रहे, समर्पित किए रहे, to the pursuit of, pursuit का मतलब खोजने में, खोज में लगा दिए अपना पूरा जीवन, नॉलेज यानी ज्ञान का, और ट्रूथ और सच्चाई का, ज्ञान और सच्चाई की खोज में अपना पूरा जीवन लगा दिए, डेडिकेट कर दिए। कौन? डॉक्टर राधाकृष्णन। ऐसा बोलते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, बोलते हैं कि राधाकृष्णन जो अपना पूरा जीवन डिवोट कर दिए, है ना, डिवोटेड कर दिए टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, यानी अपने ज्ञान और बोल सकते हैं सच्चाई की खोज में अपना पूरा जीवन लगा दिए। ठीक है, तो ऐसा कौन बोलते हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अभी चलो पैराग्राफ नंबर 2 ही चल रहा है, इसी में आगे देखते हैं। He has done more than probably any other man to bring out and explain Indian philosophical thought and the oneness of true spiritual value, है ना, यानी
ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यू, सच्चे आध्यात्मिक जो विचार हुए, सच्चे आध्यात्मिक जो मूल्य हैं, ठीक है, और इंडियन फिलोसफिकल थॉट यानी भारतीय दार्शनिक विचार, है ना, बोल सकते हैं कि सच्चे आध्यात्मिक मूल्य और भारतीय दार्शनिक विचार, इसको एक्सप्लेन करने में, है ना, इसको एक्सप्लेन करने में जितने भी लोग योगदान दिए हैं, कहीं सबसे ज्यादा योगदान जो है डॉक्टर राधा कृष्णन का है। मतलब अभी भी डॉक्टर जाकिर हुसैन थोड़ा बड़ाई ही कर रहे हैं, किसका? राधा कृष्णन जी का। He has never lost his faith in the essential humanity of man। जहां जहां इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनेगा ना, वहां हम बता देंगे आपको पॉइंट करके, ठीक है। अभी भी बड़ाई ही कर रहे हैं, बोलते हैं कि राधा कृष्णन जो है ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन बोल रहे हैं कि राधा कृष्णन यानी ही हैज नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, है ना, कि राधा कृष्णन जो है ना, आवश्यक, एसेंशियल का मतलब आवश्यक, ह्यूमैनिटी का मतलब मानवता, आवश्यक मानवता में अपनी कभी भरोसा नहीं खोए, अपना कभी फेथ नहीं खोए, है ना, आवश्यक मानवता में हर हमेशा वो भरोसा रखे। एंड ही हिमसेल्फ हैज नेवर सीज्ड, और अपने आप को कभी सीज नहीं किया, अपने आप को कभी रोके नहीं, अपने आप को कभी स्टॉप्ड नहीं किए टू कैंपेन द राइट ऑफ ऑल, है ना, कैंपेन द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन डिग्निटी एंड विथ जस्टिस, कि हर एक इंसान जो है उसको उसका राइट है, उसका अधिकार है कि वो अपना जीवन जिए किसके? डिग्निटी के साथ, अपनी गरिमा के साथ, अपनी इज्जत के साथ और इंसाफ के साथ, विथ जस्टिस। वो हर हमेशा मानव की आवश्यक मानवता पे भरोसा रखे। वो जानते थे, वो भरोसा रखते थे कि हर एक मनुष्य का, हर एक आदमी का अधिकार है कि वो अपना जीवन इज्जत के साथ और अपना जीवन जो है जस्टिस यानी एकदम बोल सकते इंसाफ के साथ वो अपना जीवन जिए। और वैसे ही वो चाहते थे कि आगे भी जब वो राष्ट्रपति बन रहे हैं तो ऐसे ही वो लोग भी जीवन जीते ही रहे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि राधा कृष्णन जी ऐसे व्यक्ति थे जो कि एक तरीके से एसेंशियल ह्यूमैनिटी, आवश्यक मानवता पे हर हमेशा देखे हैं, हर हमेशा भरोसा रखें कि मानव की मानवता सबसे पहले है। ये राधा कृष्णन जी थे ऐसे, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 3 पे आते हैं। इसमें अभी क्या देखिए, पैराग्राफ 1 में वो एकदम क्या थे, ओवरवेल्म्ड थे, अभिभूत महसूस कर रहे थे कि उन्हें राष्ट्रपति बना दिया गया डॉक्टर जाकिर हुसैन। सेकंड पैराग्राफ में देखिए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बोल रहे हैं कि राधा कृष्णन जो उनसे पहले राष्ट्रपति थे वो भी राष्ट्रपति पद को मेंटल इक्विपमेंट दिए, है ना, वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस दिए, अनुभवों का सागर दिए, है ना, मतलब जो कि रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, है ना, शायद ही कहीं और पाया जाता है। तो ऐसे मतलब राधा कृष्णन जी के बारे में वो बताते हैं। अब उसके बाद पैराग्राफ नंबर 3 स्टार्ट होता है। कुछ वर्ड मीनिंग पहले देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब क्या हुआ? डेडिकेशन का मतलब होता है हम किसी चीज को लेकर डेडिकेशन में हैं, समर्पण में हैं, समर्पित हैं, किसी चीज को लेके एकदम लगे हुए हैं, ठीक है, वैसा। लॉयल्टी, लॉयल्टी का मतलब होता है निष्ठा, है ना, कौन कितने किसके प्रति वफादार है, वफादारी हो जाएगा इसका मतलब। कॉम्परेटिवली मतलब तुलनात्मक, है ना, मतलब किसी से कंपेयर कर रहा है। एंशियंट पीपुल मतलब पुराने लोग, प्राचीन लोग। लॉन्ग मिलीनिया का मतलब होता है लंबे अवधि से, लंबे समय से, लॉन्ग टाइम से, है ना। एथनिक का मतलब होता है सजाति विषयक, है ना, एथनिक मतलब सजाति विषयक। स्ट्रेवन, है ना, स्ट्रेवन का मतलब होता है कड़ी मेहनत, है ना, हार्ड वर्क। पेकुलर वे मतलब अजीबो गरीब तरीका। प्लेज का मतलब होता है शपथ लेना, है ना, प्लेज का मतलब होता है शपथ लेना, ठीक है, प्रतिज्ञा। इनएडिक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त। सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है परिस्थितियां, ठीक है। डेड एंड स्टैटिक का मतलब होता है, डेड का मतलब मरा हुआ और स्टैटिक का मतलब रुका हुआ, मृत और स्थिर, ठीक है। अलाइव एंड डायनेमिक का मतलब होता है जीवित और गतिशील। अलाइव का मतलब जिंदा और डायनेमिक का मतलब गतिशील, है ना, जिसमें मोशन हो। तो यहाँ पे ये कुछ वर्ड मीनिंग हुआ। आइए ना हम लोग पैराग्राफ नंबर 3 के पूरा लाइन बाय लाइन को समझते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से। आ जाओ, देखो इसमें क्या बोला जा रहा है। पैराग्राफ नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है कि क्या बोला जा रहा है, समझो। पैराग्राफ नंबर 2 में राधा कृष्णन जी का बड़ाई किए। अब उसके बाद आगे बोलते हैं, ठीक है, अपने बारे में अब बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो पहला में बोल दिए कि वो बहुत ज्यादा थैंकफुल महसूस कर रहे हैं। दूसरा राधा कृष्णन जी के बारे में, सेकंड प्रेसिडेंट के बारे में बोल दिए। अब भाषण में और आगे बढ़ते हैं, अब अपने बारे में बोलेंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे? वो बोलते हैं आई कैन ओनली एश्योर यू, मैं केवल आपको आश्वासन दे सकता हूं, मैं केवल आपको बता सकता हूं दैट आई एंटर दिस ऑफिस, कि मैं इस ऑफिस में प्रवेश किया हूं इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशन, है ना। टोटल डेडिकेशन यानी पूर्ण समर्पण के साथ, और प्रेयरफुल ह्यूमैनिटी यानी बोल सकते हैं एक विनम्र भावना और पूरी समर्पण के साथ मैं इस ऑफिस में आया हूं, कि मैं इस ऑफिस में पूर्ण समर्पण के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ मैं इस ऑफिस में काम करूंगा, जनता की भलाई के लिए काम करूंगा। आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अभी जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी, की शपथ, ओथ का मतलब शपथ, ऑफ लॉयल्टी वफादारी का, है ना,
किसके वफादारी का? टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के प्रति वफादारी का अभी जस्ट ओथ लेके आया हूं, शपथ लेके आया हूं। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कॉम्परेटिवली न्यू स्टेट। ये जो संविधान है ये एक तरीके से तुलनात्मक रूप से एक नया संविधान है, एक नया राज्य है बेसिकली, है ना, न्यू स्टेट विच इट्स फ्री सिटीजन हैव, है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री गिवन टू देमसेल्फ, है ना, मतलब बोल सकते हैं तुलनात्मक रूप से ये संविधान जो है, ये देश जो है नया है ना, नया देश है ये एक तरीके से, क्योंकि ये देश आजाद हुआ है और जब से आजाद हुआ है तब से फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, है ना, इन द हिस्ट्री, पूरे इतिहास में तब से पहली बार गिवन टू देमसेल्फ, वो अपने आप को अपने देश को हवाले किया। मतलब वो बोलते हैं कि वो हमें चुना है ना, तो यानी वो अपने आप को ये जो है ना, मतलब ये पूरा देश को अपने आप को सौंपा है, ठीक है। यानी वो बोलते हैं, अपने आप को दिखाते हैं कि भाई हम जो है जनता के लोग हैं, अगर जनता हमें चुना है तो जनता समझे कि ये देश अपने आप को चुना है, ठीक है। ऐसा वो अपने आप को, मतलब वो अपना कनेक्टिविटी बताते हैं, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है, कि जनता एक तरीके से इस बार विजयी जनता की हुई है, ऐसा समझ लो ना, सिंपल शब्दों में वो ऐसा बोल रहे हैं कि मैं इस ऑफिस में प्रवेश किया हूं तो बहुत ही पूरी समर्पण के साथ, पूरी विनम्र भावना के साथ ऑफिस में आया हूं कि काम करूंगा, है ना। अभी जस्ट मैं भारत के संविधान का शपथ, वफादारी का शपथ लिया हूं और ये संविधान थोड़ा सा नया है चूंकि ये भारत आज़ाद हुई है और उस अकॉर्डिंग अगर बात करें, उसके तुलनात्मक रूप से ये भारत नया है और पहली बार देश की जनता ने इस भारत देश को अपने हवाले किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ नंबर 3 ही चल रहा है अभी, ठीक है। इट इज द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपुल, ये जो है यंग स्टेट है यानी युवा राज्य है, ऑफ एन एंशिएंट पीपुल, प्राचीन लोगों का, पुराने लोगों का ये युवा राज्य है। थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया, है ना, लंबे समय से, लॉन्ग मिलेनिया मतलब लंबे अवधि से, लंबे समय से, लॉन्ग पीरियड से, है ना, एंड थ्रू कॉपरेशंस ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स, विभिन्न, है ना, जातीय तत्वों के सहयोग से, है ना, कॉपरेशन से, एक लंबे अवधि के बाद, है ना, हैव स्ट्रिवन टू रियलाइज टाइमलेस, और बहुत ज्यादा कष्ट के साथ, है ना, कष्ट, स्ट्रेवन का मतलब होता है कष्ट, है ना, बहुत ज्यादा कष्ट को सहने के बाद, है ना, बहुत ज्यादा टाइमलेस मतलब लंबे अवधि से, है ना, अनंत समय से कष्ट सहने के बाद, एब्सोल्यूट वैल्यू इन देयर ऑन पेक्युलर वे, और ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू, ये जो मूल्य उन्हें मिला है ना, ये अब एक अजीबोगरीब रास्ता से होके तब जाके उन्हें मिला है। मतलब एक लंबे अवधि से कहीं ना कहीं भारत आजादी के लिए जूझ रही थी, सभी के कॉपरेशन के बाद देश को आजादी मिली और अब जो है लंबे समय के कष्टों के बाद भारत को यह मूल्य प्राप्त हुआ है, ठीक है। वही चीज को यहां पे लिखा गया है, ठीक है। तो अभी यहां पे बोलते हैं कि हम जानते हैं कि ये जो स्टेट है नया है, पुराने लोगों का, प्राचीन लोगों का, यहां से बनता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, प्राचीन लोगों का, ठीक है। क्योंकि यहाँ के लोग क्या है, पुराने लोग हैं, ओल्ड पर्सन है, पहले से ही रह रहे हैं, लेकिन देश नया नया आजाद हुआ है, क्योंकि अंग्रेज छोड़ के अब गए हैं तो देश आजाद हुआ है अब, ठीक है। तो ये इसलिए बोलते हैं ऐसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ नंबर 3 में ही आगे बढ़ते हैं, अभी 3 ही चल रहा है हम लोग का। इसमें देखो क्या बोला जा रहा है, आई प्लेज माई सेल्फ, है ना, ये अपना भाषण दे रहे थे, तो भाषण में अभी राष्ट्रपति बने ही हैं तो वो बोलते हैं शपथ लेते हैं, आई प्लेज माई सेल्फ, मैं शपथ लेता हूं, प्लेज का मतलब शपथ लेना, आई प्लेज माई सेल्फ, मैं खुद से शपथ लेता हूं, टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यू, कि मैं उन सारे मूल्यों का सेवा करूंगा जो उतने, मतलब जो मूल्य निकला है, मतलब इतने सारे लोग कॉपरेशन से, एक दूसरे के सहयोग से, इतने कष्टों को, दुखों को झेलते हुए देश को जो आज़ादी मिली, देश जो बना है, उसके जो मूल्य मिला है, उस मूल्य का मैं सेवा करूंगा, उस मूल्य का मैं ख्याल रखूंगा, ठीक है। अब मैं इसका शपथ लेता हूं, ठीक है। आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यू, कि मैं उन सारे मूल्यों का भी ध्यान रखूंगा, है ना, सेवा करूंगा, फॉर द सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ वैल्यू मे बी बिकम इनएडिक्वेट, है ना, कुछ क्या होता है ना, कुछ कंक्रीट रियलाइजेशन मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो प्रभाव होता है ना मूल्य का, जो वैल्यू जो होता है, वैल्यू में बिकम इनएडिक्वेट, कुछ समय बाद क्या होता है ना, वैल्यू जो मूल्य जो होता है ना, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस द वैल्यू रिमेन्स इटर्नली वैलिड, ये बोलते हैं कि समय के यानी परिस्थितियां, सर्कमस्टांसेस के बदलने के साथ, यानी जैसे जैसे परिस्थिति बदलती है ना, वैसे वैसे मूल्य बदलते रहती है, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। लेकिन ये बोलते हैं द वैल्यू रिमेन्स इटर्नली वैलिड, लेकिन उस मूल्य का जरूर कुछ ना कुछ महत्व होता है। एंड प्रेसेस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन, और वो हमें दबाव देती है कि नया और एक तरोताजगी वाले एहसास दिलाती है ना, जोड़ डालती है। यानी क्या रहे हैं यहाँ पे, कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो आज के लिए बहुत ज्यादा महत्व है ना, जिसको लोग आज बहुत ज्यादा महत्व देते हैं कि ये चीज तो होना ही चाहिए। ये बोलते हैं कि कुछ समय बाद क्या होता है ना, वो परिस्थितियां ऐसी आती है, उस चीज का कोई महत्व नहीं रह जाता। लेकिन ये बोलते हैं उन चीजों का जो अभी महत्व दिया जा रहा है, हम आगे भी उस चीज का महत्व देते रहेंगे, या जो पहले महत्व दिया जा रहा था उसको
हम समय के साथ छोड़ नहीं देंगे, हम उस मूल्य का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि मतलब अगर मान लो कोई एक भाषा ही है, मान लो एक मैथिली भाषा है, अगर ये अब ऐसा सोच के चले गवर्नमेंट कि मैथिली भाषा अच्छा चलो खत्म हो रहा है, विलुप्त होने दो, कोई बात नहीं, तो ये तो एक तरीके से हुआ कि उसका कदर नहीं करना। तो ये बोलते हैं कि हर एक छोटे छोटे मूल्यों का हम कदर करेंगे और उसकी सेवा करेंगे, है ना, और उसको एकदम बनाए रखेंगे। और एक तरीके से मतलब एक जो मूल्य होता है ना, वो परिस्थितियों के बदलने के साथ उसका गैर जरूरी हो जाता है, लेकिन बोले हैं कि उसका भी वो प्रॉपर्ली ख्याल रखेंगे, है ना। जो हमारे मूल्य जो होते हैं वो हमें तरोताजगी का एहसास दिलाते हैं, नए ताजगी का एक एहसास दिलाते हैं। ठीक है, तो ये बोलते हैं कौन, पैराग्राफ नंबर 3 में डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ नंबर 3 में ही आगे चलते हैं। यहां पे बोलते हैं द पास्ट इज नॉट डेड। यहां से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से देखिए, सब फोकस करके समझिएगा। द पास्ट इज नॉट डेड एंड एस्थेटिक। हमारा पास्ट जो है, हमारा पास्ट कहने का मतलब हमारा प्राचीन, हमारा भूतकाल जो है, जो समय बीत चुका है, वो ना ही डेड है, नॉट डेड, वो मरा नहीं है, और ना ही स्टैटिक, नॉट एंड स्टैटिक, ना ही वो रुका हुआ है। हमारा पास्ट ना तो मरा है, ना स्टैटिक यानी रुका हुआ है। इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, वो जिंदा है और डायनेमिक है यानी गतिशील है ना। एंड इज इन्वॉल्व्ड इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट। और जो हमारा पास्ट है ना, वो आज देख रहा है कि आज हमारा प्रेजेंट का क्वालिटी कैसा है, कैसा स्तर है, कैसा गुणवत्ता है आज के हमारा, है ना। हमारा पास्ट ये तुलना कर रहा है, ठीक है। एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ आवर फ्यूचर, और हमारे जो भविष्य है उसको भी एक तरीके से क्या कर रहा है, उसको भी प्रोस्पेक्ट कर रहा है, उसको भी एक तरीके से उसकी संभावनाओं को भी हम लोग को बतला रहा है, उससे अवगत करवा रहा है कि देखो प्राचीन में ऐसा था, आज तुम लोग इस क्वालिटी पे हो, है ना, आज बहुत अच्छा तरक्की कर रहे हो या फिर आज तरक्की नहीं कर रहे हो। हमें पास्ट से पता चलता है क्यों, तो हमारा पास्ट ना तो मरा हुआ है ना ही रुका हुआ है। इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, वो जिंदा है और गतिशील है, ठीक है। और वो आज का हमारा जो है ना एंड जो अभी पास्ट जो है हमारा इज इन्वॉल्विंग इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट, वो अभी क्या कर रहा है, मतलब परख रहा है आज के हमारा प्रेजेंट को, आज के हमारा प्रेजेंट की गुणवत्ता को जांच रहा है, और फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट को, फ्यूचर की संभावनाओं को भी ध्यान में रखे हुए है पास्ट हमारा, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताते हैं कि पास्ट का बहुत महत्व है, पास्ट हमारा खत्म नहीं है, हमारा पास्ट जिंदा है और गतिशील है। जो मूल्य जो आज पहले हम लोग यूज करते थे, वो मूल्य उस मूल्य पे आधारित आज भी हम लोग हैं, ठीक है, ये यहाँ पे बोलते हैं। अब पैराग्राफ नंबर 4 पे हम लोग आते हैं और पैराग्राफ नंबर 4 को भी बढ़िया से समझते हैं। आइए पैराग्राफ नंबर 4 में हम लोग देखते हैं क्या क्या अपना वर्ड मीनिंग है। इसमें बोला जा रहा है सबसे पहला प्रिजम्पशंस, है ना। प्रिजम्पशन मतलब क्या होता है, मतलब अनुमान लगाना, संभावना, ठीक है। प्रिज्यूम करना, एज्यूम करना, ठीक है, अनुमान लगाना। लॉन्ग एसोसिएशन का मतलब होता है लंबे समय से जुड़ाव, यानी किसी चीज से लंबे अवधि के लिए जुड़ाव रहना, जुड़े रहना, ठीक है। इनएस्केपली का मतलब होता है, इनएस्केपली का मतलब होता है अपरिहार्य रूप से या बेहद या जरूरी, है ना। चलो ये कुछ वर्ड मीनिंग हुआ। अब चलते हैं हम लोग इस पूरे पैराग्राफ नंबर 4 को बहुत बढ़िया से समझते हैं लाइन बाय लाइन, ठीक है। चलो देखो इसमें क्या बोला जा रहा है बहुत बढ़िया से। अभी तक हम आपको समझा रहे हैं ना अच्छे से, बस ऐसे ही शांति तरीके से मन शांत करके रुक जाओ, थम जाओ, कर ही लो इसको अच्छे से कंप्लीट, है ना। मन को इधर उधर भटकने मत दो, ठीक है, अच्छे से पढ़ो। अभी आ जाओ चौथा नंबर पैराग्राफ में अपने लोग का क्या बोला जा रहा है, समझिए। बहुत आसान है। द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। ये जो अपना पास्ट जो है मरा नहीं है, नॉट डेड एंड स्टैटिक, ना रुका हुआ है। इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, ये जिंदा है और गतिशील है हमारा पास्ट, ऐसा बताए हैं, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि हमारा पास्ट हर हमेशा क्या है, अलाइव है, जिंदा है, और ये हर हमेशा बदलते रह रहा है। ये कॉन्स्टेंट रिन्यूअल होते जा रहा है, लगातार ये परिवर्तित होते जा रहा है, लगातार ये बदलते जा रहा है ना। लगातार इसमें कुछ ना कुछ रिन्यूअल मतलब नवीनीकरण आता गया है, आधुनिकरण आता गया है। हर हमेशा हमारा पास्ट क्या होता है, धीरे धीरे बदलते जा रहा है, ठीक है। इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर, है ना। राष्ट्रीय बोल सकते हैं चरित्र, राष्ट्रीय जो है संस्कृति, इस दोनों के को जो है विकास हो रहा है, ठीक है। ये कांस्टेंट रिन्यूअल हो रहा है, नवीनीकरण हो रहा है। इससे हमारा पास्ट जो है लगातार बदलते जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, और ये सारा जो काम है हमारा पास्ट जो है आज और अच्छा बनता जा रहा है। पास्ट से आज जो हमारा प्रेजेंट जो है अब और अच्छा बनते जा रहा है। पास्ट के अकॉर्डिंग ही ना हम लोग चल के आज आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग आगे निकलते जा रहे हैं। तो आज हम लोग आगे निकल रहे हैं। ये सब जो है बिजनेस है किसका, एजुकेशन का, शिक्षा का काम है ये सब, है ना। ये सब शिक्षा के माध्यम से ही पूरा हो पाया है कि आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एज आई सी इट, है ना, जैसे मैं देख सकता हूं, ठीक है।
टू मिनिस्टर, है ना, मिनिस्टर का यहाँ पे मतलब मंत्री नहीं होता, मिनिस्टर के यहाँ पे मंत्री सिंपल समझो हेल्प होता है, सहायता होता है ना। टू मिनिस्टर दिस कांस्टेंट रिन्यूअल, इन सारे जो कांस्टेंट रिन्यूअल यानी बोल सकते हैं कि नवीनीकरण का जो प्रक्रिया है ना, ये लगातार जो नवीनीकरण हो रहा है, इसका जो प्रक्रिया है, इसको जो मिनिस्टर करता है, इसका जो हेल्प करता है, इसका जो सहायता करता है, वो क्या है, एजुकेशन है। एंड आई मे बी फॉरगिव आई मे बी फॉरगिवन द प्रिजम्पशन, या फिर मुझे अपनी अनुमान, अपनी जो मैं दिमाग लगा रहा हूँ इसके लिए मुझे माफ कर दिया जाए, है ना। ये भी बोलते हैं, ये बोलते हैं कि ये जो सारा हमारा आज हम तरक्की कर रहे हैं, हम अपने पास से सीख सीख के आगे हम तरक्की कर रहे हैं, तो ये सब जो काम है शिक्षा का, जहाँ तक मैं देखता हूँ, है ना, ये सारा काम जो है शिक्षा का है, और नहीं तो मेरे जो अनुमान है इसके लिए हमें क्षमा किया जाए, ठीक है। ये बोलते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आज जितना भी हम लोग तरक्की करें ये शिक्षा के माध्यम से ही, यानी एजुकेशन सबसे जरूरी है। पैराग्राफ नंबर 4 ही अभी चलेगा, 4 नंबर पैराग्राफ अभी आपका चल रहा है, देखिए आगे। दैट माई चॉइस ऑफ दिस हाई ऑफिस हैज मेनली इफ नॉट इंटायरली, ये बोलते हैं कि मुझे जो इस ऑफिस में, इस हाई ऑफिस में, सबसे ऊंचे ऑफिस में हमें जो चुना गया, ठीक है, ऊंचे पद के लिए हमें जो लोग चुने हैं, है ना, इलेक्ट किए हैं, चुनाव करके जो हमें लाए हैं, मेनली, है ना, हैज मेनली इफ नॉट इंटायरली, यानी पूरी तरीके से नहीं तो मुख्य रूप से, यानी मेनली मेड बीन ऑन अकाउंट ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएशन विद द एजुकेशन ऑफ माई पीपुल, कि मेरे लोग जो है लंबे समय से एजुकेशन से यानी शिक्षा से जुड़े हुए थे, इसलिए आज ये बोलते हैं कि पूरी तरीके से नहीं तो मुख्य रूप से हमें जो इस ऑफिस में बैठाया गया है, इस ऑफिस के लिए मुझे चुना गया है, ये मेरे लोगों के लंबे समय से शिक्षा से जुड़े हुए के कारण, है ना। ये बोलते हैं कि आज जो हम इस ऑफिस पे हम चुने गए हैं ना, मेनली इफ नॉट इंटायरली, मतलब पूरी तरीके से नहीं तो मुख्य रूप से हमें इसलिए चुना गया क्योंकि मेरे लोग जो है लंबे समय से शिक्षा से जुड़े हुए थे, ठीक है। आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, और मैं इसे लगातार बनाए रखूंगा, मैं मानता हूं, है ना, मैं मानता हूं, आई मेंटेन दैट, मैं मानता हूं कि एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट, प्राइम का मतलब मुख्य, इंस्ट्रूमेंट का मतलब साधन, ये लाइन बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि प्राइम इंस्ट्रूमेंट कौन है, मुख्य साधन, प्राइम का मतलब मुख्य, इंस्ट्रूमेंट का मतलब साधन, मुख्य साधन कौन है, नेशनल पर्पस, राष्ट्र के उद्देश्य का, यानी राष्ट्र के डेवलपमेंट का मुख्य साधन कौन है, तो एजुकेशन, शिक्षा, ठीक है। एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनएस्केपली इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन, और यही जो है बोल सकते हैं, यही जो क्वालिटी है, जो एजुकेशन की जैसी क्वालिटी होगी, शिक्षा की जैसे क्वालिटी होगी, वही निर्भर करता है किस पे, मतलब देश का कैसा क्वालिटी होगा, देश का कैसा बोल सकते हैं गुणवत्ता होगा, उसी पे निर्भर करेगा। जैसा हमारे देश में शिक्षा का व्यवस्था होगा वैसे ही हमारा देश होगा। ये यहाँ पे बोलते हैं कि आज देश के विकास में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो है एजुकेशन का। एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट, इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, है ना, राष्ट्र के उद्देश्य के लिए सबसे जरूरी जो है वो है एजुकेशन। ये यहाँ पे बताए हैं पैराग्राफ नंबर 4 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग का, यहाँ पे अगला आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 5 में। पैराग्राफ नंबर 4 में आप देखें कि भैया यहाँ पे ये बताए हैं कि जो एजुकेशन के कारण ही आज इन्हें इस ऑफिस में बुलाया गया है, इस ऑफिस में इन्हें चॉइस करके रखा गया है, चुन करके रखा गया है, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 5 में देखते हैं, वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण, ठीक है। क्रीड का मतलब होता है पंथ, संप्रदाय, है ना, जाति, है ना। एंडेवर का मतलब होता है प्रयास, यानी प्रयत्न करना, है ना, कोशिश, ट्राई करना। फैसिनेटिंग टास्क का मतलब होता है आकर्षक, है ना, अट्रैक्टिव वर्क, है ना। ग्रेसफुल लाइफ का मतलब होता है सुशोभित या सुखद जीवन, है ना, ग्रेसफुल लाइफ जी सके इस देश में, इसके लिए काम करेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये बोलते हैं। चलिए तो हम लोग पैराग्राफ नंबर 5 को अच्छे से पहले एक बार समझते हैं ना कि पैराग्राफ नंबर 5 में आखिर क्या बोला जा रहा है, ठीक है। बढ़िया से समझते हैं, अभी तक जैसे हम लोग समझते आए हैं। अभी तो ये बोल दिया कि पास्ट जैसा था, पास्ट के अकॉर्डिंग आज हम लोग जो है नया नया और नवीनीकरण हम लोग करते जा रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 3 में पास्ट के बारे में बात किए, पैराग्राफ नंबर 4 में आए कि पास्ट के अकॉर्डिंग हम लोग आज नया नया आधुनिकरण करते जा रहे हैं, और ये सब शिक्षा के कारण हो पाता है, और नहीं तो हमें हमारी प्रिजम्पशन के लिए माफ़ किया जाए। और ये बोलते हैं कि मुझे जो ऑफिस में बुलाया गया, सबसे हाईएस्ट ऑफिस में बैठाया गया, ये इसका मुख्य रीज़न है कि मेरे लोग लंबे समय से शिक्षा से जुड़े हुए थे, ठीक है। जैसा देश की शिक्षा होगी, जैसे देश में शिक्षा होगी वैसे देश की हालात होगी, है ना, वैसे देश की गुणवत्ता होगी, ये बात करते हैं। और आगे पैराग्राफ नंबर 5 में आप देखो क्या बात करते हैं। ये बोलते हैं आई देयरफॉर, और मैं इसलिए, है ना, प्लेज माई सेल्फ, है ना, मैं
शपथ लेता हूं खुद से, आई देयरफॉर, इसलिए मैं खुद से शपथ लेता हूं, प्लेज करता हूं, शपथ लेता हूं टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर, कि मैं लॉयल्टी, वफादार, लॉयल्टी रखूंगा यानी वफादार रहूंगा ऑफ आवर पास्ट कल्चर, हमारे प्राचीन जो संस्कृति है उसके प्रति वफादार रहूंगा, फ्रॉम वेयर सो एवर इट मे हैव कम, है ना, चाहे जहां कहीं से भी हमारी संस्कृति आ रही है हम उसका ख्याल रखेंगे, है ना, हम उसके वफादारी से उसका जो है रक्षा करेंगे, सम्मान करेंगे, ठीक है। एंड बाय वेयर सो एवर इट मे हैव बीन कंट्रीब्यूटेड, या उस संस्कृति में चाहे कोई भी लोग उसमें कंट्रीब्यूट किए हो, किन्हीं का योगदान हो, हम उसका ख्याल रखेंगे, ये बोलते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ माई कंट्रीज कल्चर, मैं शपथ लेता हूं, मैं खुद से शपथ लेता हूं कि मैं पूरी सेवा करूंगा, सर्विस करूंगा, द टोटलिटी ऑफ माई कंट्रीज कल्चर, कि भारत की जो संस्कृति है उसकी पूरी पूर्णता के साथ, पूरी संपूर्णता के साथ मैं उसकी सेवा करूंगा। ये बोलते हैं कि भारत का जो कल्चर है ना, मैं शपथ लेता हूं, आई प्लेज माई सेल्फ, है ना, टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर, कि मैं अपनी प्राचीन जो कल्चर है, संस्कृति है, उसका वफादारी का मैं शपथ लेता हूं कि जहां सही कहीं से, वेयर सो एवर और वेयर होम सो एवर, है ना, इट में हैव बीन कंट्रीब्यूटेड, है ना, मतलब चाहे जहां कहीं से भी आया हो या जो कोई भी इसमें कंट्रीब्यूट किया हो, अपना योगदान दिया हो, मैं जो हूं इस कल्चर की, इसकी जो है ना, बोल सकते हैं हम लोग अपना इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, इसकी सेवा करेंगे। और ये बोलते हैं भारत की संस्कृति का पूर्ण समर्पण के साथ ये सेवा करेंगे, यानी बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। राष्ट्रपति पद का एक मेन जरूरी चीज होता है ये कि अलग अलग संस्कृति का, लोक गीतों का, है ना, लोक भाषाओं का, है ना, उसका बहुत ख्याल रखना, और वही चीज को यहाँ पे ये बोल भी रहे हैं। चलिए पैराग्राफ नंबर 5 में आगे बढ़ते हैं। इसमें बोल रहे हैं आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री, है ना, मैं मतलब वफादारी का शपथ लेता हूं, टू माई कंट्री, अपने देश के प्रति वफादारी का शपथ लेता हूं। ये अभी जो अपने भाषण में बार बार शपथ ले रहे हैं अलग अलग चीजों के लिए, ठीक है, अपने भाषण में ये राष्ट्रपति बने हैं ना, तो उसके बाद अपना पहले भाषण में बोल रहे हैं कि मैं जो है ना अपने देश के प्रति वफादारी का मैं शपथ लेता हूं, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, है ना, बिना कोई बोल सकते हैं धर्म और बिना कोई भाषा देखे मैं इसकी सेवा करूंगा, मैं उसकी वफादारी करूंगा, है ना, कोई भी भेदभाव नहीं करूंगा, ना धर्म का ना भाषा का। आई प्लेज माई सेल्फ, है ना, मैं खुद से शपथ लेता हूं टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपुल विदाउट डिस्टिंक्शंस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड। मैं शपथ लेता हूं, आई प्लेज माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस, कि मैं भारत की जो है ना, भारत के लिए, भारत के स्ट्रेंथ, मजबूती और उसके प्रोग्रेस, उसके विकास के लिए काम करूंगा, एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपुल, और यहाँ भारत के लोगों का कल्याण के लिए मैं काम करूंगा, विदाउट डिस्टिंक्शंस, बिना कोई भेदभाव, ऑफ कास्ट, ना कोई बोल सकते हैं रंग, ना कलर, ना मतलब बोल सकते हैं ना जाति, ना रंग, ना पंथ, क्रीड, है ना, ना जाति, ना रंग, ना पंथ, किसी को नहीं देखूंगा, किसी के भेदभाव के बिना हम यहाँ पे उसके स्ट्रेंथ और उसके प्रोग्रेस, उसके वेलफेयर के लिए काम करेंगे। तो ये बोलते हैं राष्ट्रपति पद पे बने हैं, तो अब ये अपना अपना भाषण में बोल रहे हैं कि हम क्या क्या चीज करेंगे। तो ये बोलते हैं कि मतलब हम देश के प्रति वफादारी का शपथ लेता हूँ। तो आप लोग ये समझ चुके हैं। इसके बाद हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, है ना, पैराग्राफ नंबर 5 ये भी चल रहा है, लेकिन इसके आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ तक तो समझ चुके हैं, इसके थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 5 ही है, लेकिन इसमें और क्या चीज बातें होती है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी बोलते हैं, और ये जो पैराग्राफ है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपना, ये पैराग्राफ के लाइन जो है यहाँ पे ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इसको अच्छे से। इससे क्वेश्चन बनती है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनती है, इस सब लाइन से, ठीक है। तो ये वाला लाइन बढ़िया से थोड़ा समझिए। क्या है अपने पास, द होल ऑफ भारत इज माई होम। डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलते हैं कि होल ऑफ भारत इज माई होम, कि पूरा भारत जो है मेरा घर है ना। ये क्यों बोलते हैं, ये बोलते हैं ऑल ऑफ भारत, होल ऑफ भारत, है ना, मतलब पूरा भारत जो है वो मेरा घर है, एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, और यहाँ के जितने भी लोग हैं वो मेरा परिवार है। द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर ए सर्टेन टाइम। यहाँ के लोग ने मुझे चुना है हेड ऑफ दिस फैमिली, इस परिवार के हेड के रूप में, मुखिया के रूप में हमें चुना है फॉर ए सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय के लिए, एक निश्चित समय अंतराल के लिए यहाँ के लोग ने मुझे मुखिया के रूप में चुना है। यहाँ पे क्या बोलते हैं ये डॉक्टर जाकिर हुसैन, समझिएगा।
ये राष्ट्रपति बने हैं। राष्ट्रपति क्या होता है ना, भारत का सबसे ऊंचा पद होता है। यानी जैसे एक परिवार में मुखिया का पद जो होता है, परिवार में सबसे मेन जो होता है, हेड ऑफ द फैमिली जो होता है, वो सबसे मेन व्यक्ति होता है। ऐसे ये बोलते हैं कि पूरा भारत अगर मेरा घर मान लेते हैं, ये भारत अगर मेरा घर है और इसमें यानी जितने भी सदस्य लोग हैं, जितने भी पीपल्स है, जितने भी लोग हैं, वो सब तो मेरा परिवार हुआ। तो ये बोलते हैं कि भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। यहाँ के लोग जो है वो मेरा परिवार है, ठीक है। और ये बोलते हैं यहाँ के लोग ने हमें एक निश्चित समय के लिए हमें इस परिवार के मुखिया के रूप में चुना है ना। इट शैल बी माई अर्नेस्ट एंडेवर, ये मेरा दृढ़ संकल्प होगा, ये मेरे दृढ़ कोशिश रहेगा, दृढ़ प्रयास रहेगा टू सीक टू मेक दिस फैमिली स्ट्रांग एंड ब्यूटीफुल, कि मैं इस परिवार को बहुत ज्यादा स्ट्रांग, मजबूत बना सकूं और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल यानी बहुत ज्यादा सुंदर इसको बना सकूं। ए वर्दी होम, एक बोल सकते हैं एक अच्छा, एक रहने लायक, एक बोल सकते हैं मूल्यवान घर बना सके फॉर ए ग्रेट पीपुल, एक महान लोगों के लिए, है ना। एंगेज्ड इन द फैसिनेटिंग टास्क, जो अपने अलग अलग कामों में लगे रहते हैं, ऑफ बिल्डिंग अप ए जस्ट एंड प्रोस्पेरस एंड ग्रेसफुल लाइफ, है ना। और अपने जीवन को बहुत ही बोल सकते हैं न्याययुक्त और बहुत ही शांति तरीके से, आनंदमय तरीके से अपना जीवन यहाँ पे बिताए। मैं पूरी दृढ़ कोशिश करूंगा कि हमारा ये परिवार ऐसा हो। ये बोलते हैं कि भारत हो, द होल ऑफ भारत इज माई होम, पूरा भारत मेरा घर है एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और यहाँ के लोग मेरा परिवार है, ठीक है। और द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर ए सर्टेन टाइम, यहाँ के लोग ने मुझे इस परिवार के मुखिया के रूप में चुना, यानी राष्ट्रपति के रूप में चुना, यानी पूरे कंट्री के हेड के रूप में चुना, या ऑटोमेटिकली ये पूरा अगर भारत इनका घर है तो ये उस परिवार का मुखिया बन गया, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे ये बोले हैं। 5 नंबर पैराग्राफ समझ गए कि मतलब अपना इमोशन बता रहे हैं, कि अपना पूरा भारत को ही अपना घर बता रहे हैं, यहाँ के जितने लोग हैं उनसे अपना लगाव बता रहे हैं कि हम आप ही के जैसे हैं, आप मेरे परिवार के हिस्सा हो भाई, है ना। तो ये राष्ट्रपति, इतने अच्छे राष्ट्रपति, इतने अच्छे व्यवहार, इतने अच्छे स्वभाव, इनकी भाषा, इनकी मतलब सुनो ना, मतलब इनके अंदर का क्या फीलिंग्स है वो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ये पूरे भारत को अपना घर मानते हैं और यहाँ के परिवार, यहाँ के लोगों को अपना परिवार मानते हैं, वो सब चीज़ों। चलो पैराग्राफ नंबर 6 पे चलते हैं। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, इनकॉन्वेंटली मतलब बेढंगपन यानी असुविधाजनक, अनस्प्रिंगली मतलब बेहिचक, है ना, मतलब बिन सोचे, है ना, मतलब बेहिचक हम लोग को करना चाहिए। फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है निराशा। सिर साइज मतलब बहुत बड़ा साइज, यानी बहुत बड़ा, मतलब कोई प्रॉब्लम, सिर साइज, कोई मतलब कुछ भी चीज हो सकता है ना, बड़ा चीज। तो अपना पैराग्राफ नंबर 6 का वर्ड मीनिंग ये हुआ। आइए ना हम लोग पैराग्राफ नंबर 6 को समझते हैं, ठीक है, क्या बात की गई है इसमें। देखो जी यहाँ पे है द फैमिली इज बिग, ये परिवार जो है बड़ा है, एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट रेदर इनकॉन्वेंटली फास्ट पेस। और ये जो परिवार है ये बड़ा तो है ना, ये बोलते हैं द फैमिली इज बिग, ये परिवार बड़ा है, यानी ये पूरा भारत इनका क्या है, घर है, और यहाँ के लोग इनका परिवार है, ठीक है। तो ये बोलते हैं द फैमिली इज बिग, ये पूरा परिवार जो है क्या है, क्योंकि भारत में बहुत सारे मेंबर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो ये बोलते हैं पूरा ये जो परिवार है ना, द फैमिली इज बिग, ये परिवार बड़ा है, एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, और ये लगातार बढ़ रहा है, एट रेदर इनकॉन्वेंटली फास्ट पेस, ये बेस और सहज ढंग से लगातार बढ़ते जा रहा है ये परिवार, मतलब लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है। वी सेल ईच वन ऑफ अस, है ना, हम लोग में से सारे लोग, है ना, हर एक लोग हैव टू पार्टिसिपेट अनस्प्रिंगली, बेहिचक रूप से हम लोग को योगदान देना होगा इन बिल्डिंग ए न्यू लाइफ, एक नया जीवन को बनाने में। ईच इन हिज ऑन वे, अपने अपने स्तर से हर लोग को अपने अपने तरीका से, हर एक लोग को अपना अपना योगदान देना होगा एक नया जीवन बनाने के लिए, ठीक है। फॉर सिर साइज ऑफ टास्क, हमारे सामने बहुत बड़ा टास्क है ना, बहुत बड़ा बोल सकते हैं योजना है, टास्क है अहेड ऑफ अस, हम लोग के सामने, आर सो डिमांडिंग दैट नो वन कैन अफोर्ड टू सिट बैक, कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, बोल सकते हैं कोई भी व्यक्ति जो है मतलब बैठना अफोर्ड नहीं कर सकता है, कोई भी व्यक्ति बैठ नहीं सकता, हमारे सामने इतना बड़ा टास्क है। ये बोलते हैं कि अपना परिवार जो है ना बड़ा है, और कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट रेदर इनकन्वेंटली फास्ट पेस, के लगातार और सहज ढंग से बढ़ता जा रहा है, लगातार संख्या बढ़ता जा रहा है, और हम लोग के सामने बहुत बड़ा टास्क है, सिर्फ साइज ऑफ टास्क अहेड, हम लोग के सामने बहुत बड़ा टास्क है, हम लोग को हर एक लोग को पार्टिसिपेट करना होगा, है ना, हम हर एक लोग को पार्टिसिपेट करना होगा एक नया जीवन बनाने के लिए, एक अच्छा जीवन, बेहतर जीवन बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये बोलते हैं, है ना, कि नो वन कैन अफोर्ड सिट, कोई भी ये झेल नहीं सकता, बैठना झेल नहीं सकता है, सबको काम करना होगा अगर अच्छा जीवन चाहिए तो, है ना। इतना तेजी से हम लोग का जीवन बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पे ये बोले हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो पैराग्राफ नंबर 6 ही चल रहा है, इसमें है एंड जस्ट वॉच और लेट अस फ्रस्ट्रेशन, या तो देखो काम करो, है ना, यहाँ पे पहले तो बोल दिए कि या तो देखो काम करो, एंड
नहीं तो, ठीक है। जस्ट वॉच और लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम एंडेमिक इन आवर कंट्री, और हमारे या तो काम करिए, हम लोग को अपना अपना टास्क करना है और एक नया बेहतर जीवन बनाना, नहीं तो एंड जस्ट वॉच, या नहीं तो देखिए सिर्फ, है ना। और लेट फ्रस्ट्रेशन, और जो निराशा है, बिकम एंडेमिक इन आवर कंट्री, पूरे पूरे देश में निराशा फैलने दीजिए, सभी लोग के बीच निराशा फैल जाएगी। या नहीं तो हमको काम करना है, शेयर साइज ऑफ टास्क है, उसके लिए हम लोग को लगातार, है ना, काम करना होगा, हम लोग को लगातार अपना अपना पार्टिसिपेट करना होगा, योगदान देना होगा, है ना। इतने बड़े टास्क को पूरा करने में, एक नया जीवन बनाने में हम लोग को योगदान देना होगा, नहीं तो हमारे पूरे देश में ये जो है ना क्या फैल जाएगा, एंडेमिक इन आवर कंट्री, फ्रस्ट्रेशन फैल जाएगा, पूरा देश में निराशा फैल जाएगी, ठीक है। द सिचुएशन डिमांड ऑफ अस वर्क, है ना। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलते हैं कि अभी जो परिस्थिति है, परिस्थिति हमसे काम चाहती है, ठीक है। वर्क एंड मोर वर्क, हमारी परिस्थिति ऐसी है कि वो काम चाहती है, काम और ज्यादा काम वो चाहती है, ठीक है। साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, है ना, शांति और बोल सकते हैं ईमानदारी से काम चाहती है ना। सॉलिड और स्टडी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपुल, अगर हम अपने जीवन को एक समृद्ध, है ना, और मजबूत, एक बोल सकते हैं संपूर्ण, अगर हम लोग को भौतिक और बोल सकते हैं सांस्कृतिक जीवन अगर देना अपने लोगों को, तो हम लोग को अच्छे से काम करना होगा, हम लोग को, सब लोग को योगदान देना होगा, सब लोग को लगातार काम करना होगा, ये बोलते हैं, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि हम लोग को काम करना चाहिए, हम लोग को बैठना नहीं चाहिए, हम लोग परिवार के हिस्सा है, हम लोग का देश डिमांड कर रहा है, कभी और ज्यादा काम की जरूरत है, बहुत सारा टास्क है जो हम लोग को पूरा करना है, एक साथ मिलकर हम लोग को पूरा करना है, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 6 को देखिए, आइए हम अच्छे से पैराग्राफ नंबर 6 के बाद 7 को देखते हैं, ठीक है। इसमें अपने लोग को क्या बोला जा रहा है। अर्ज का मतलब होता है अनुरोध या विनती, ठीक है। पेरिल का मतलब होता है जोखिम या विपत्ति। अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है सन्निकटन, यानी या नहीं तो बोल सकते हैं समीपता, मतलब जो निकट हो। और जस्ट का मतलब होता है उचित, कौन सा सही है, जस्ट, है ना। चलो तो भैया हम लोग का ये पैराग्राफ 7 का वर्ड मीनिंग हुआ। आइए ना हम लोग इसके पूरे पैराग्राफ को समझते हैं क्या बोला जा रहा है। दिस वर्क, ये तो अभी तक तो क्या बोले कि भैया हम लोग को काम की जरूरत है, अगर हम लोग अगर देश को अच्छा बनाना है, देश में अगर निराशा फ्रस्ट्रेशंस नहीं फैली, है ना, नहीं फैले, तो इसके लिए हम लोग को शेयर साइज ऑफ टास्क है हमारे सामने, अहेड हमारे सामने, और हम लोग को, सब लोग को मिलकर पार्टिसिपेट करना होगा, पूरा करना होगा, है ना, नहीं तो निराशाएं फैल जाएगी, फ्रस्ट्रेशन पूरा कंट्री में एंडेमिक हो जाएगी, है ना, ये बोलते हैं। अब देखो, अब बोलते हैं कि ये जो टास्क है हम लोग के आगे, सेट साइज ऑफ टास्क है, हम लोग को काम मांगते हैं, तो काम क्या करना है, क्या काम करना है कि हम लोग एक अच्छा जीवन बना सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं पैराग्राफ 7 में। देखो डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलते हैं दिस वर्क, है ना, यह जो काम है, ये जो इतना बड़ा काम जो हम बोल रहे हैं, एज आई सी इट, है ना, जैसे कि मैं देख सकता हूं, हैज टू एस्पेक्ट, इसका दो पहलू है। ये बोलते हैं जो काम है हमारे सामने, इसका दो पहलू है। कितने पहलू, आपके परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, वर्क के कितने एस्पेक्ट बताए डॉक्टर जाकिर हुसैन, 2 एस्पेक्ट। वर्क ऑन वन सेल्फ, पहला बताते हैं, दो पहलू है काम के, पहला बताते हैं वर्क ऑन वन सेल्फ, कि अपने ऊपर काम करो, एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड, है ना, और नहीं तो पूरे सोसाइटी, पूरे समाज के लिए काम करो। ये दो काम हमें दिख रहा है, या तो अपने लिए काम और दूसरा समाज के लिए काम। ये दो प्रकार के दो पहलू इनको काम में दिखता है कि दो तरीके का काम अभी करना जरूरत है। दे आर म्यूचुअली, है ना, फ्रूटफुल एस्पेक्ट ऑफ वर्क, और ये दोनों जो है बहुत अच्छा काम है, बोल सकते हैं फ्रूटफुल एस्पेक्ट ऑफ वर्क, काम करने का दोनों मजेदार पहलू है दोनों, एक तो अपने ऊपर काम और दूसरा समाज के लिए काम। दोनों काम अगर अच्छे से हम लोग करेंगे तो हमारा नया जीवन बन सकेगा, एक नया अच्छा देश बन सकेगा, ठीक है। द वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फॉलो द अर्क टुवर्ड मोरल डेवलपमेंट एज ए फ्री पर्सन और अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन। ये बोलते हैं कि अपने लिए, दो पहलू बताए, 2 एस्पेक्ट ऑफ वर्क बताए, उसमें बोलते हैं वन सेल्फ, है ना, अगर खुद के लिए, द वर्क ऑन वन सेल्फ, अपने लिए काम करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अपने लिए क्या काम भैया, अपने लिए काम रोजी पता नहीं, अपने लिए काम करना मतलब हम खुद को बेहतर बनाए, हम खुद को विकास, खुद को मोरल डेवलपमेंट के लिए काम करें, मतलब नैतिक रूप से हम अपने आप को ऊपर उठाएं, कि हम अपने आप को ऐसा बनाएं कि हमको अच्छा बनना है, लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार रखना है, हमारी शिष्टाचार, हमारी डिसिप्लिन जो अच्छा हो हमारा, ठीक है, कि हम लोग एक स्वतंत्र जीवन आराम से जी सके, हम अपने नियमों के आधार पे, ठीक है, ऐसा हम लोग को बनना है, ठीक है, अपने आप को बेहतर बनाना है, अगर ये हम लोग का टास्क है, ठीक है।
विच एलोन कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल, और जो कि ऐसा है इसी के कारण हम लोग जो है आगे बढ़ सकते हैं, है ना। यही मतलब बोल सकते हैं कि साथ जो अकेले इस विकास को संभव कर सकता है जब हम लोग अपना मोरल डेवलपमेंट करें, है ना। एज ए फ्री पीपुल, सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, हम लोग खुद से एक डिसिप्लिन, एक मतलब नियम बनाए और उसका पालन करें। हम अपने आप को क्या रखें, कूल डाउन रखें, हम अपने आप को डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग चलाएं और हम अपने आप को मोरल डेवलपमेंट में भाग लें, है ना। अपने आप को मोरल डेवलप करें एज ए फ्री पर्सन, है ना, एक स्वतंत्र लोग बने, ठीक है। किसी के दबाव में चलने की जरूरत नहीं है, किसी के प्रभाव में चलने का जरूरत नहीं है, हम एज ए फ्री पर्सन बने, ठीक है। वननेस यानी एक तरीके से वन सेल्फ अगर काम करते हैं, और दूसरा सोसाइटी के लिए अब काम करना है तो वो भी बताते हैं, ठीक है। अगर हम खुद के लिए, वन सेल्फ के लिए काम करेंगे, अपने लिए मोरल डेवलपमेंट करेंगे, सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो हम डिसिप्लिन बनाए उसको अगर मानेंगे, है ना, इट्स एंड प्रोडक्ट, और इसका अंतिम उत्पाद क्या होगा, अगर आप ये करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, है ना, इज ए फ्री मोरल पर्सनालिटी। आप एक फ्री मोरल पर्सनालिटी, यानी बोल सकते हैं स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति आप बन जाओगे, ठीक है, जो आप स्वतंत्र रूप से कोई भी फैसला ले सकते हैं। वी कैन निग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल। अगर हम लोग ये सोचते हैं कि स्वतंत्र व्यक्ति बन के हमें क्या होगा, है ना, स्वतंत्र नैतिक व्यक्ति बन के हमें क्या होगा, तो अगर हम ऐसा सोचते हैं तो ये हम लोग अपनी जोखिम पे हमें ऐसा छोड़ना होगा, ठीक है। नहीं तो जरूरत है, अभी इस समय ऐसा डिमांड कर रहा है कि हम लोग को नैतिक व्यक्ति बनना चाहिए, है ना। अगर वी कैन निग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट एट आवर पेरिल, हम लोग अपनी जोखिम पे चाहेंगे तो अपना उसको छोड़ सकते हैं कि नहीं ठीक है हमें नहीं बनना ऐसा, नहीं तब हमारा ही नुकसान है, ठीक है। दिस एंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ टू ब्रिंग अबाउट द अप्रोक्सीमेशन द सोसाइटी टू विच इट इज प्रिविलेज टू सर्व टू ए बेटर, ए जस्टर एंड ए मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ। बोलते हैं कि ये तब तक पॉसिबल नहीं है, ये जो है ना एंड प्रोडक्ट तब तक, मतलब एक स्वतंत्र व्यक्तित्व वाला, स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व बनना, ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि सारे लोग नहीं करें ऐसा। यानी एक तरीके से कायम नहीं रह सकता अंतिम उत्पाद जब तक कि उस समाज को बेहतर और न्यायपूर्ण और अधिक सुंदर जीवन शैली की ओर ले जाने के लिए प्रयास और अभ्यास ना करे, जिसकी सेवा करने का उसे सौभाग्य मिला है। हम लोग को अपना अपना पूरा सोसाइटी को लेकर चलना होगा, हर लोग को अपना अपना जिम्मेवारी समझना होगा, एक मोरल फ्री पर्सनालिटी बनना होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोले हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, मतलब यानी काम करने के दो पहलू बताए हैं। अब देखो 7 नंबर में ही अभी हम लोग चल रहे हैं, इसमें देखो क्या आगे बोलते हैं। The individual cannot advance of the grow in full perception without a corresponding collective and social existence। यहाँ पे बोलते हैं कि एक इंडिविजुअल, जैसे हम अपने आप में सोचते हैं कि हम अपने आप को बहुत बेहतर बना लेंगे, फ्री मोरल पर्सनालिटी भी बना लिए, यानी स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व भी बन गए कि भैया हम अपने से फैसला लेते हैं, अच्छा फैसला लेते हैं, नैतिक रूप से जो सबके लिए सही हो ऐसा फैसला हम लेते हैं। लेकिन ये तब तक संभव नहीं है, तब तक फुल हाइट तक ग्रो नहीं कर सकता, परफेक्शन नहीं अटेंड कर सकता है, पूरी तरीके से अच्छा नहीं बन सकता है, उत्कृष्टता नहीं ला सकता है, जब तक विदाउट ए कॉरस्पॉन्डिंग कलेक्टिव सोसाइटी एग्जिस्टेंस, जब तक कि सोशल जो है सोशल एग्जिस्टेंस मतलब पूरी समाज के लोग अगर इसमें प्रयास नहीं करेंगे, जब तक कि पूरे समाज मिलकर अगर ऐसा नहीं करता है तो, है ना। लेट अस रिजॉल्व टू गेट होल हार्टेडली एंगेज्ड इन दीज टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क, इंडिविजुअल एंड सोशल, है ना। ये बोलते हैं लेट अस रिजॉल्व टू गेट होल हार्टेडली, है ना, मतलब पूरी तरीके से हम लोग को दिल से जो है ना एंगेज होना चाहिए, मतलब इसमें लगना होगा। ये दो पहलू जो है काम करने का, सबसे पहला इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत रूप से, और दूसरा सोशल यानी सामाजिक रूप से। हम लोग का काम करने का दो पहलू है, सबसे पहला इंडिविजुअल और दूसरा सोशल, ठीक है। तो मतलब हम लोग को दोनों पहलू पर काम करना चाहिए, तभी जाके हम लोग एक अच्छा परफेक्शन अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए अब हम लोग यहाँ पे दो पैराग्राफ और बाकी है, पैराग्राफ नंबर 8 और पैराग्राफ नंबर 9। ये दो पैराग्राफ हम लोग देख लेंगे तो कितने प्यार से हम लोग पूरे इस चैप्टर को अच्छे से समझ जाएंगे, है ना। तो आ जाओ बहुत अच्छे से सारे लोग एकदम फोकस, इधर पढ़ाई पे ध्यान दो और बढ़िया तरीके से सबसे पहले वर्ड मीनिंग देखो, और उसके बाद हम पैराग्राफ नंबर 8 समझाएंगे, फिर लास्ट पैराग्राफ नंबर 9 समझाएंगे और अच्छे से रिवाइज करवा देंगे आपको पूरा चैप्टर। बहुत बढ़िया तरीके से आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर हर एक चीज आ जाएगा, बस अच्छे से मन शांत करके प्रॉपर्ली इधर देखो अच्छे से, ठीक है। चलो 8 नंबर पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है, इसमें सबसे पहले वर्ड मीनिंग देखिए। इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत, उत्तराधिकार, है ना, जो किसी और से हमें मिलता है, पूर्वजों से मिलता है, ठीक है। लिबरेशन मोमेंट क्या होता है, मोमेंट क्या होता है, लिबरेशन मतलब एक तरीके से मुक्ति आंदोलन जो हुआ था उसको कहते हैं लिबरेशन मोमेंट, ठीक है। चलो तो ये भैया हम लोग का हो गया पैराग्राफ 8 का वर्ड मीनिंग। अब आइए पैराग्राफ नंबर 8 को हम लोग समझते हैं, ठीक है। क्या इसमें बोला गया है,
अभी तक हम लोग वही देखे कि भैया डॉक्टर जाकिर हुसैन भैया राष्ट्रपति बने, अभिभूत महसूस कर रहे हैं, वो लोगों को धन्यवाद कर रहे हैं। राधा कृष्णन की बात किए, वो बोले कि हम अपने संविधान के प्रति भी वफादार रहेंगे, देश के हर एक जो है ना जितने भी लोग हैं वो मेरा परिवार, मतलब एक तरीके से देश की समृद्धि के लिए काम करेंगे, भारत के संविधान का वो शपथ लेते हैं, है ना। और साथ ही साथ वो बोलते हैं कि भारत मेरा घर है, यहाँ के सारे लोग मेरा जो है ना परिवार है, और मैं इस परिवार की समृद्धि के लिए काम करूंगा, है ना, परिवार के विकास के लिए काम करूंगा। वो बोलते हैं कि आज एक तरीके से हमारा जो पास्ट है वो मरा नहीं है, ना रुका हुआ है, वो जिंदा है और गतिशील है, और हमारे सामने इतना सारा काम है कि हम लोग को एकदम लगातार करना होगा बिना रुके हुए, नहीं तो पूरे देश में निराशा, फ्रस्ट्रेशंस फैल जाएगी, है ना। इसलिए हम लोग का अभी जो समय है वो हमारे सामने शेयर साइज ऑफ वर्क है, बहुत सारा काम है हमारे सामने, और एकदम बहुत मेहनत से हम लोग को करना होगा। काम करने के दो पहलू को बताते हैं, इंडिविजुअल और सोशल, है ना, मतलब एक तरीके से व्यक्तिगत और दूसरा सामाजिक, हम लोग को काम करने का दो पहलू है और दोनों पे ध्यान देना है, ऐसा डॉक्टर जाकिर हुसैन बतलाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग आते हैं और वो बताते हैं कि काम करने के जो दोनों पहलू है उस पर अगर हम लोग बनेंगे, अगर हम लोग नैतिकता सीखेंगे, मोरालिटी सीखेंगे, मोरल बनेंगे, है ना, फ्री मोरल पर्सनालिटी बनेंगे, तो दिस डुअल एफर्ट्स, अगर हम इंडिविजुअल और समाज दोनों मिलके अगर ये दोनों डुअल एफर्ट्स विल गिव द लाइफ ऑफ आवर स्टेट इन स्पेशल फ्लेवर। ये डुअल एफर्ट्स जो अगर हम लोग लगाते हैं, दोहरी अगर हम लोग बोल सकते हैं, प्रयास अगर करते हैं, तो ये हमारे जीवन को एक नया बोल सकते हैं स्वाद देगा, एक जीवन को नया आनंद देगा, ठीक है। फॉर द स्टेट ऑफ अस नॉट विल जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर, है ना, तब ये हमारा स्टेट, हमारा ये भारत जो है सिर्फ बोल सकते हैं कि शक्ति का संगठन नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर नहीं होगा, सिर्फ शक्ति का संगठन नहीं होगा, बट लेकिन तब जो है ये मोरल ऑर्गेनाइजेशन होगा, एक नैतिक संगठन हमारा देश बन जाएगा। जब हम लोग अगर सारे लोग नैतिक बन जाएंगे तो हम लोग सिर्फ शक्ति, हमारे पास सिर्फ पावर होगा तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग नैतिकता सीखेंगे, हम लोग जो सही होगा, मानवता के लिए सही होगा, हम बस वही डिसीजन लेंगे, है ना, वो यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग पैराग्राफ नंबर 8 में ही आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद तो लास्ट ही पैराग्राफ है, थोड़ा बढ़िया से देखो, ठीक है। देखो क्या है, इट इज ए पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परमेंट, ये जो है राष्ट्रीय स्वभाव का हिस्सा है ना, ये जो राष्ट्रीय स्वभाव का हिस्सा है, एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट, और ये हमें इनहेरिटेंस में मिला है, विरासत में मिला है, ये नैतिकता जो है ना ये हमारा राष्ट्रीय स्वभाव का हिस्सा है ना, नैतिकता हमारे राष्ट्रीय स्वभाव का हिस्सा है, और ये विरासत में मिला है हमारे लिबरेशन मूवमेंट, यानी जो मुक्ति आंदोलन में जो भाग लिए हुए थे, जो आंदोलन अंग्रेजों से लड़ाई कर रहे थे, जो लीडर्स लोग जैसे महात्मा गांधी, के द्वारा उन सब से क्या मिला है, हम लोग को विरासत में मिला है ये सब चीज, मोरालिटी, है ना, मोरल चीजें, है ना। तो वो बोलते हैं डैट, महात्मा गांधी बोलते हैं डैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस, कि पावर जो है शक्ति का केवल इस्तेमाल होना चाहिए मोरल पर्पस के लिए, नैतिक पर्पस के लिए, ठीक है, कि पावर का इस्तेमाल अगर हमारे पास शक्ति है कि उसका नैतिक रूप से ही इस्तेमाल होना चाहिए, कि नहीं कि कुछ में भी पावर है तो चलो किसी को बर्बाद कर देते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज वॉट वी सेल डिसाइड, है ना, डेडिकेट आवर सेल्फ टू वर्क फॉर, है ना, मतलब शक्ति की शांति उसी में है ना, शक्ति की शांति उसी में है कि हम लोग किस काम में अपना योगदान लगा दे रहे हैं, ठीक है, मतलब हम काम क्या कर रहे हैं, यानी हम अगर हमारे पास पावर है, हमारे पास शक्ति है, तो हम उसका क्या बेनिफिट कर रहे हैं। अगर देखो पावर तो आतंकवादी में भी होता है, लेकिन वो क्या करता है, वो नुकसान पहुंचाता है, वो मोरल काम नहीं करता है। पावर आर्मी के पास भी है, लेकिन वो मोरल काम करता है, जो सही होता है, जो नैतिक होता है वो करता है, ठीक है। तो दोनों अंतर है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। वही चीज यहाँ पे बोलते हैं कि पावर का इस्तेमाल केवल मोरल पर्पस के लिए होना चाहिए, द पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस, है ना, कि पावर का इस्तेमाल केवल और केवल नैतिक कार्यों के लिए होना चाहिए। देखो लास्ट पैराग्राफ पे हम आते हैं, अंतिम पैराग्राफ, बहुत मजा आएगा, और लास्ट पैराग्राफ बढ़िया से समझो, ठीक है। देखो क्या बोला जा रहा है इसमें, वर्ड मीनिंग देखो, रिक्विजिट मतलब इसका होता है मांग, यानी डिमांड, ठीक है। सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस का मतलब होता है संतोषजनक निष्पादन। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार या सुविधा, ठीक है, प्रिविलेज मिला हुआ, विशेषाधिकार मिला हुआ हमको, है ना। एन्चेंटिंग एंटरप्राइजेस मतलब करामाती उद्यम या जादुई कार्य, कुछ मजेदार काम, ठीक है। चलो अब इसका लास्ट पैराग्राफ जो है हम लोग बढ़िया से एक बार देखते हैं क्या है, ठीक है, शांति से समझिए, ठीक है। देखो अंतिम पैराग्राफ है ये, आई हैव फुल फेथ इन माई पीपुल, है ना,
डॉक्टर जाकिर हुसैन भाषण दे रहे, भूलो मत, है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन बोल रहे हैं कि हमें अपने लोगों पे पूरा भरोसा है, पूरा हमें अपने लोगों पे भरोसा है, हमें अपना पूरे लोगों पे विश्वास है। फेथ का मतलब विश्वास, भरोसा, ठीक है। मुझे अपने लोगों पे पूरा भरोसा है दैट कि दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी रिक्विजिट, है ना। जो भी ऊर्जा की जरूरत होगी, बोलते हैं कि हमें अपने लोगों पे भरोसा है कि जो भी ऊर्जा की जरूरत होगी फॉर ए सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, एक संतोषजनक कार्य के निष्पादन के लिए, है ना, ऑफ दिस डुअल टास्क, इस दोहरी जो है टास्क, ये दोहरी जो है काम जो है, इसको पूरा करने के लिए जितने भी ऊर्जा की जरूरत होगी, हमारे अपने लोगों से हमें भरोसा है कि वो उसे पूरा करेंगे। इट शैल बी माई प्रिविलेज, और ये मेरी खुशकिस्मती होगी, है ना। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलते हैं ये मेरी भी खुशकिस्मती होगी टू कंट्रीब्यूट माई शेयर, कि मैं अपना हिस्सा कंट्रीब्यूट करूंगा, अपना योगदान दूंगा टू दिस इंचेंटिंग इंटरप्राइजेस, ये जो है जादुई करामाई, ये जादुई काम के लिए, ये मतलब एकदम देश बदल रहा होगा, एक नया फ्लेवर मिलेगा, सभी लोग नैतिकता एकदम सीखेंगे, सभी लोग एकदम अच्छा बनेंगे। और ऐसा अगर होगा और तो मेरे लिए भी ये सौभाग्य की बात होगी कि मेरा भी कंट्रीब्यूशन इसमें होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे बेसिकली बोलते हैं कि सबको चाहते हैं कि मोरल बने लोग, है ना, लोग अच्छा करे, लोग नैतिकता रहे, क्योंकि ये परिवार जो है ना कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग हो रहा है एट रेदर इनकन्वेंटली फास्ट पेस। हमारा परिवार लगातार असहज ढंग से बढ़ता जा रहा है, इसमें मोरालिटी लोगों में सीखना होगा, नहीं तो आपस में लोग लड़ते रहेंगे। और मोरालिटी एक इंडिविजुअल रूप से और एक सोशल रूप से, मतलब बोल सकते हैं अपने लिए खुद डिसिप्लिन बनाया और उसी कायदे में हम भी रहे, और समाज भी जो है अपने अपने तरीके से, अपने अपने ऑन वे से एक मोरल, फ्री मोरल पर्सनालिटी बने अपने आप को, ठीक है। जिससे क्या होगा, सब लोग अगर कंट्रीब्यूट करेंगे तो एक अच्छा समाज बन सकेगा, है ना, एक अच्छा सोसाइटी हम लोग का बन पाएगा। तो यही चीज बोल रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। आपका ये पूरा चैप्टर इसी के साथ समाप्त हुआ। आइए हम थोड़ा सा इस चैप्टर को अच्छे से समझाते हैं, थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आप सब लोग बड़ा प्यार से समझ जाओ, ठीक है। देखो क्या बोला गया। सबसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बनते हैं, 3rd प्रेसिडेंट बनते हैं 1967 में। वो राष्ट्रपति बनने के बाद एक शपथ लेते हैं, शपथ लेने के बाद भाषण देते हैं, और उस भाषण में बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड महसूस कर रहा हूं कि भारत की जनता ने मुझे इस धरती के सबसे ऊंचे पद पे हमें चुना। तो इन्हें बहुत अच्छा लग रहा था कि इन्हें भारत के राष्ट्रपति इन्हें बनाया गया, है ना, यहाँ के जनता लोगों ने चुने। उसके बाद ये बात करते हैं 2nd प्रेसिडेंट के बारे में, चूंकि ये तीसरे राष्ट्रपति बने थे। 2nd प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राधाकृष्णन। तो डॉक्टर राधाकृष्णन जी के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं कि वो प्रेसिडेंसी पद को एक मेंटल इक्विपमेंट दिए, मानसिक मजबूती दिए, वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस दिए, है ना, मतलब एक तरीके से अनुभवों का, एक तरीके से बोल सकते हैं अनुभव रूपी धन दिए, जो कि रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, जो कि शायद ही कहीं और मिलता है, ठीक है। तो ऐसा डॉक्टर राधाकृष्णन जी का कंट्रीब्यूशन रहा है। उसके बाद ये बताते हैं कि हम जब इस ऑफिस में एंटर किए हैं, है ना, फुल ह्यूमैनिटी और टोटल डेडिकेशन के साथ, है ना, प्रेफुल ह्यूमैनिटी और टोटल डेडिकेशन के साथ, यानी पूरी विनम्रता और पूरी बोल सकते हैं समर्पण के साथ उस ऑफिस में प्रवेश किए हैं, कि वो बिना कोई भेदभाव, है ना, मतलब बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन के, चाहे वो कास्ट हो, है ना, कलर हो, क्रीड हो, किसी के भेदभाव के बिना वो काम करेंगे, सबके भेदभाव के बिना, कोई भेदभाव वो नहीं करेंगे, भेदभाव के बिना ही वो काम करेंगे, ठीक है। चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो रिलीजन हो, धर्म और भाषा के भेदभाव के बिना वो काम करेंगे, वो ऐसा बताते हैं, ठीक है। उसके बाद वो बोलते हैं कि आज जो है ना यहाँ पे हमें जो चुना गया है इस परिवार के मुखिया के रूप में, ये बोलते हैं पूरा भारत मेरा घर है, भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, भारत मेरा घर और यहाँ के लोग मेरा परिवार है ना। और इस परिवार के एक मुखिया के रूप में हमें एक निश्चित तो कुछ सर्टेन टाइम के लिए हमें चुना गया है, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि हम इस परिवार के मुखिया के रूप में मैं पूरा प्रयास करूंगा, कि दृढ़ प्रयास रहेगी, मेरी दृढ़ कोशिश रहेगी कि हम जो है ना इसको और ज़्यादा समृद्ध बनाए, लोगों का और ज़्यादा कल्याण वाला कार्य करें, ठीक है, लोगों को और इस परिवार को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, सुंदर बनाए, ठीक है, स्ट्रॉन्गर बनाए, मजबूत बनाए, ठीक है। ये बोलते हैं कि हम भारत के संविधान का भी शपथ लेते हैं, भारत की कल्चर का ख्याल रखेंगे, भारत के हर एक वैल्यू का ख्याल रखेंगे, ठीक है, जहाँ कहीं से भी आ रहा, वेयर सो एवर इट कम, है ना, होम सो एवर इट्स कंट्रीब्यूटेड, है ना, चाहे उसमें किसी का भी योगदान हो, लेकिन हम उसका ख्याल रखेंगे, ये बोलते हैं। ये बोलते हैं कि आज हमारा परिवार लगातार असहज रूप से बढ़ रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है, और ऐसे में हमारे सामने बहुत बड़ा टास्क है ना, और इस काम को सभी लोग को मिलकर करना होगा। काम करने के दो पहलू को ये देखते हैं, सबसे पहला इंडिविजुअल और दूसरा सोशल। पहला तो व्यक्तिगत और दूसरा सामाजिक, कि व्यक्तिगत रूप से भी हम लोग को अपने आप को स्ट्रांग बनना होगा, एक फ्री मोरल पर्सनालिटी बनाना होगा, है ना, स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बनना होगा, जिसमें हम लोग तुरंत अपने से डिसीजन ले सके, स्वतंत्र रूप से किसी के दबाव में ना आके, और हम लोग एक अच्छा व्यक्ति बने, ठीक है, और ऐसे करके पूरा सोसाइटी बनेगा अगर ऐसे।
तो ये बोलते हैं कि हमें अपने लोगों पे भरोसा है कि लोग इसको ज़रूर पूरा करेंगे और इस तरीके से हमारा जीवन का एक नया टेस्ट आएगा और ये देश जो है हमारा क्या बनेगा, एक मोरल ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, ठीक है, एक नैतिक संगठन बनेगा। पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पसेस, ये महात्मा गांधी जी बोले हैं, ये भी चर्चा हुई है। और इसी के साथ आपका ये पूरा चैप्टर समाप्त होता है। कैसा लगा चैप्टर? बढ़िया लगा? मज़ा आया पढ़ के? होप सो आपको आया होगा। जैसा भी लगा होगा नीचे आप सबको एक एक स्टूडेंट को कमेंट करना है, ठीक है, क्योंकि पिछले वीडियो में बहुत सारे लोग कमेंट नहीं किए। हम कमेंट आपका देखना चाहते हैं बच्चे लोग कि आपका कैसा लग रहा है हमारा क्लास, ठीक है, क्योंकि हम तो भाई देखो हम बहुत मेहनत करके इसको शूट करते हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझ के एक एक शब्द बोलते हैं कि आप सबको अच्छे से समझ में आए, ठीक है, कि आप सबको एक बेस्ट क्लास मिले पूरे यूट्यूब पे ना, इससे और बेहतर इस चैप्टर पे ना मिले। हम एकदम पूरा फुल ट्राई करते हैं कि आपको एकदम ऐसा चीज़ आपको दे कि आपको इसके अलावा और देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। अगर जेन्युइनली आप सबको अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत आप लोग शेयर कर लिया करिए और सारे दोस्तों को भेज दिया करिए ताकि और सारे बच्चे इसको देखें, हमें भी खुशी होगी, हम भी और सारे अच्छे से पढ़ाएंगे। स्टेटस में लगा दिया करिए, कभी कभी शेयर कर दीजिए करिए अपने दोस्तों को भी, उनको भी हेल्प हो जाएगा। और साथ ही साथ आपके प्लेटफॉर्म पे भी आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आदित्य भैया से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़े, ऑब्वियसली आपको अच्छा लगेगा, है ना। तो और ज़्यादा आप लोग ही शेयर कर सकते हो ना। मेरे लिए एडवर्टाइजर कौन हो? आप हो ना ऑलरेडी, मतलब प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाई बहन, आप ही लोग तो मेरे लिए सब कुछ हो। तो आप सब लोग अपना शेयर कर लिया करना और आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि रोजाना शाम 7 बजे हम क्लास लेते हैं। रोजाना आप पढ़ाई करो मेरे साथ और अच्छे से पढ़ाई करो जेन्युइनली, है ना। और आप सब लोग अगर बहुत डिटेल में अगर पढ़ाई करना चाहते हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स अगर आपका होगा, ठीक है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स हम लोग के यहाँ पे जानते हो ना, तीनों का पढ़ाई होता है, साइंस कॉमर्स का भी और आर्ट्स का, सबका अलग अलग टीम है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सबका क्लासेस चलती है, ठीक है। तो ये क्लासेस आपको कहाँ पे मिल जाएगी? ये क्लासेस आपको एजुकेशन बाबा ऐप पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। एजुकेशन बाबा ऐप पर पूरा क्लास है, यानी एजुकेशन बाबा ऐप पर आप क्लास ज्वाइन करने के बाद ना आपको कहीं और जाके अलग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पूरा का पूरा क्लासेस आपको इस ऐप पे मिल जाएगी और यहाँ से आप पूरा लाइव क्लास ज्वाइन करके, बैच वहाँ पे है और उससे पूरी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आपको सारा PDF वगैरह हर चीज़ आपको यहीं पे मिल जाएगा। जो भी तैयारी पूरे चैप्टर पढ़ा के सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी करवाया जाएगा, न्यूमेरिकल्स भी बनवाया जाएगा, जहाँ पे कुछ चीज़ें याद करने के लिए है वो भी दिया जाएगा, ठीक है, होमवर्क दिया जाएगा। तो उस तरीके से सिंपल मतलब पूरे आप 11th और क्लास 12 की तैयारी एजुकेशन बाबा ऐप के साथ तय कर सकते हैं, ठीक है। चलो जी, आप जाइए एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करिए और कोई भी जानकारी चाहिए कोर्स से संबंधित तो ये हमारा टीम का नंबर है, आप ऑफिस में कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं, ठीक है, बैच के बारे में। चलिए जी, आज के इस क्लास में बस इतना ही। सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए लगातार। और अभी जाके एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करके एक बार वहाँ पर एक्सप्लोर करिए हमारे कोर्सेज को, ठीक है। चलो जी, धन्यवाद, बाय बाय।